Hello everyone. So everyone can hear me out? Hello. Uh, Hi, good evening everyone. Hope you are doing well. Hope you are keeping well. आप लोग सब सही हैं, आप लोग सब सुरक्षित हैं। हम लोग यही बस दुआएं करते हैं ईश्वर से। और ये एक ऐसा टाइम है आज के टाइम में कि हर कोई अपने आप को परेशान है अभी अपने आप से, क्योंकि इतना टाइम घर पे स्पेंड करना, खाली बैठना और कोई काम कर भी रहे तो इतना बहुत ज्यादा यूजफुल वर्क नहीं है अभी। सो आई थिंक ये सबसे ज्यादा टाइम, अभी जो टाइम काटना बहुत डिफिकल्ट टाइम है अभी है। जैसे जैसे कि इतना बड़ी आपदा, ये इतना बड़ा ये वायरस आया है ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी पूरी की पूरी दुनिया इससे इम्पैक्टेड है। अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली अराउंड 10% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द होल वर्ल्ड इज इम्पैक्टेड बाय दिस वायरस। और ये वायरस कहाँ से शुरू हुआ था? एक वायरस, छोटा सा वायरस चाइना से शुरू हुआ था। चाइना चाइना में शुरू हुआ, चाइना से बढ़ते बढ़ते फिर आगे अदर कंट्रीज में गया, यूएस में गया, यूएस में जाके यूरोप में गया। सबसे पहले इसने यूरोप को बहुत ज्यादा इसने इम्पैक्ट करा, जहाँ पे उनकी पॉपुलेशन एज वेल एज द उनका जो इकोनॉमी है बहुत ज्यादा लोएस्ट पॉइंट पे आ गई बिल्कुल। और उसके बाद ये फिर यूएस से जाके अब घूम फिर के शिफ्ट किया, अब एशिया में आ रहा है अभी। आप देखेंगे कि और भी एशिया में जो कंट्रीज है, इंडिया हो गया, पाकिस्तान, जापान हो गया, बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो रही है। आप 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 ये देखिए कि यूएस की इकोनॉमी, यूएस का जो टोटल था अप्रोक्सीमेटली 6.5 लाख के आसपास अफेक्टेड पीपल एज ऑफ नाउ। और जो डेथ रेशो है अराउंड, आप डेथ देखेंगे अराउंड 40,000 के आसपास डेथ का पहुंच चुका है पूरा ओवरऑल। अ, हमारा ये वेबिनार जो है, छोटा सा वेबिनार जो है, इसका सिर्फ पर्पस ये था कि अभी गवर्नमेंट ने जो भी बेनिफिट्स पास ऑन करे हैं, सो वॉट एवर द बेनिफिट्स पास ऑन बाय द गवर्नमेंट to the I think we have some attendees. I think some others are also coming and joining us. So let's take off the brief as of now, and we will start a technical session after 10 to 15 minutes. So अभी जो गवर्नमेंट ने अभी अब अब जो मोदी जी ने जो स्टेप लिया, अभी ये जो लॉकडाउन का जो स्टेप लिया है, दिस इज अ वेरी वेल आर्टिकुलेटेड स्टेप जो इतने टाइम पहले ही ले लिया। अगर आप ये मान के चलते, इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पे इंफ्रा इतना डेवलप नहीं है, जहाँ पे आप हेल्थ फैसिलिटीज को देखेंगे इतनी डेवलप नहीं है। वी हैव अप्रोक्सीमेटली अराउंड 2 लाख वेंटिलेटर्स इन आवर कंट्री। 2 लाख वेंटिलेटर्स है और हमारी पॉपुलेशन है 138 करोड़ की पॉपुलेशन है अभी। और आप देखते, अगर आपदा, ये पैंडेमिक अगर ये बढ़ता इंडिया के अंदर तो कहाँ से कहाँ पहुंच सकता था। तो उसकी वजह से गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया है। गवर्नमेंट ने एक गवर्नमेंट ने एक लॉकडाउन अनाउंस करा, जिसके अंदर उन्होंने बोला कि आप बिल्कुल घर से नहीं निकलेंगे अदर देन असेंशियल को। जो डॉक्टर्स हो गए, पुलिसमैन हो गए आपके, और जो आपके नेसेसरी जो जो ब्रेड्स, दिस वन, जो एग्रीकल्चर आइटम्स हो गए, उनको ही अलाउ करा है, उसके अलावा किसी को अलाउ नहीं करा है। तो होपफुली अभी 20 तारीख के बाद कुछ लोगों को भी और अलाउ करा है, तो कुछ लोग और भी काम करना शुरू करेंगे अपना। बट अभी जो गवर्नमेंट ने, इन मीन वाइल गवर्नमेंट ने क्या करा है कि उस इस सब चीजों को टैकल करने के लिए एक फाइनेंशियल पैकेज और साथ में आपका जो बेनिफिट्स है, जो आगे आने वाले टाइम में जो टैक्स पेयर्स हैं, या फिर जो इंडिया में जो पर्सन है वो उसका बेनिफिट पास ऑन कर सकते हैं। जिसमें मनरेगा के अंदर कुछ कुछ लेबर को बेनिफिट दिया गया है, कुछ आपका जो 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 जीएसटी में कुछ बेनिफिट्स दिए गए हैं, कुछ इनकम टैक्स में बेनिफिट्स दिए गए हैं, कुछ एमसीए में बेनिफिट्स दिए गए हैं। ये सारे बेनिफिट्स जो है पास ऑन करे गए हैं। और इन सब का पर्पस ये है कि किसी को हरासमेंट ना हो और किसी को भी असेसीज को कोई प्रॉब्लम ना आए, इशू ना आए।
उसकी वजह से ये लिए गए हैं। और अब मैं अपने को पैनलिस्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। He is a Himanshu Goyal. He is also a chartered accountant by profession, and he's 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 a very well in area of direct taxation and in other areas. So he's looking after all the sectors, including pharma sectors, manufacturing sectors, and other sectors. And his specialization is into direct tax as well as the GST. So he's also a avid writer, and uh, he's also into articles writing and giving the webinars to various persons on the different platforms such as Fiki, as well as this one, the uh, the study circles webinar and other webinars. So he's a very good speaker on these topics, and I would like to take Himanshu on call and ask Himanshu to start up the session on the uh, on the income tax act. What are the changes the government has taken in the income tax act? क्या क्या बेनिफिट्स इंडिविजुअल को पास करेगा, या क्या क्या बेनिफिट्स कंपनीज को, एसएससीज को, डिफरेंट एसएससीज को जो भी दिए गए हैं, वो हिमांशु आगे टेकअप करके बताएंगे आपको। ओवर टू यू हिमांशु, कैन यू जस्ट प्लीज स्टार्ट द सेशन राइट नाउ? थैंक यू प्रतीक, थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत बड़ी आपदा इस वर्ल्ड पे आई हुई है। Am I audible? I'm interrupting you. So whosoever is having a questions or किसी की कोई क्वेरी हो, तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर कोई आपकी क्वेरी है जो आप करना चाहते हैं, तो अपने हैंड्स अप करके उसमें एक ऑप्शन आता है, वहां पे करके आप पूछ सकते हैं। सो वी कैन टेक अप द क्वेश्चंस एंड वी कैन आंसर देयर ऑन। सो हिमांशु, यू कैन कंटिन्यू हियर। Yeah, thank you Pratik. Hello everyone, thank you for joining us. जैसा कि आप जानते हैं कि एक बड़ी आपदा है और ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक यूनिक सिचुएशन है। सभी के लिए एक नया, एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत ही नया एक्सपीरियंस है, गवर्नमेंट के लिए, पब्लिक्स के लिए। तो होप सो कि गवर्नमेंट भी काफ़ी अच्छा कर रही है इसे। ऐसे में मतलब कि जैसे कि बहुत ही यूनिक सिचुएशन है, आप सभी जानते हैं कि इस तरह की सिचुएशन ना तो किसी ने पहले फेस की है, और होप सो कि मतलब कभी ना हो ऐसा, और हम जल्दी ही इस सिचुएशन से बाहर आए। मैं यहाँ पे इनकम टैक्स का में जो चेंजेस आए हैं रिसेंटली, उस चेंजेस को बेसिकली चेंजेस नहीं, हम रिलीफ कहेंगे कि इनकम टैक्स में जो एसएससीज को रिलीफ दिए गए हैं, या गवर्नमेंट की जो ड्यूटीज थी, मान लीजिए इनकम टैक्स ऑफिसर्स वगैरह की, उन्हें भी कुछ रिलैक्सेशंस प्रोवाइड की गई हैं, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो लॉकडाउन था वो 22 को, पहले लॉकडाउन तो नहीं कह सकते, तो 22 को फर्स्ट टाइम एक दिन के लिए एक तरीके से लॉकडाउन अनाउंस किया गया था मोदी जी द्वारा। फिर उसके बाद 23 को अगेन 14 ऑफ अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन कर दिया गया, जिससे बहुत ज़्यादा पैनिक फैला पब्लिक में, और खासतौर से एसएससीज में कि जो ड्यू डेट्स हैं उनका क्या होगा। प्रोफेशनल्स को भी काफ़ी दिक्कतें फेस हुई कि जीएसटी की डेट्स हैं और अदर इतनी सारी डेट्स हैं इनकम टैक्स वगैरह की, कि वो कैसे होंगी। तो 24 को निर्मला सीतारमन जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जिसमें उन्होंने एक प्रेस रिलीज के थ्रू काफ़ी सारे चेंजेस अनाउंस करे। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्या प्रेस रिलीज के द्वारा जो चेंजेस अनाउंस किए गए, क्या वो चेंजेस एप्लीकेबल हो जाते हैं, क्योंकि प्रेस रिलीज इज नॉट ए एक्ट, और एक्ट में चेंज करने के लिए नोटिफिकेशंस की जरूरत होती है, और उसके लिए नोटिफिकेशंस को भी एक तरीके से कहा जाए कि नोटिफिकेशन ला तो सकते हैं, लेकिन पूर्णतः चेंज करने के लिए पार्लियामेंट सेशन में उनमें पास करना बहुत जरूरी है, और पार्लियामेंट का सेशन अभी सारे डेफर हुए हैं। तो उसके लिए एक प्रेसिडेंट द्वारा ऑर्डिनेंस लाया गया, जो ऑर्डिनेंस आया 31 मार्च 2020 को। तो मोस्टली जो चेंजेस हैं वो वहीं से ड्राइव होते हैं ऑर्डिनेंस से। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा ऑर्डिनेंस को डिस्कस करूंगा चेंजेस पे जाने से पहले, कि नोटिफिकेशंस वगैरह पे जाने से पहले, क्योंकि ऑर्डिनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है।
ऑर्डिनेंस को अगर हम समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि क्या क्या चेंजेस, रिलीवेंट चेंजेस आए और कैसे कैसे उसका इफेक्ट हुआ। तो ऑर्डिनेंस की बात करते हैं। ये जो ऑर्डिनेंस है ये आया हमारा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने ये ऑर्डिनेंस दिया, और जिसपे प्रेसिडेंट के ने अपनी असेंट दी। फिर उसके बाद ये एप्लीकेबल हुआ और ये ऑर्डिनेंस आया 31 मार्च 2020 को। इस ऑर्डिनेंस का नाम था टैक्स एंड अदर लॉस रिलैक्सेशन एंड सर्टेन प्रोविजंस ऑर्डिनेंस 2020 नंबर 2 ऑफ 2020। तो ये जो ऑर्डिनेंस है ये बेसिकली रिलैक्सेशन के लिए है, ये किसी तरह के हमारे ऑब्लिगेशंस के लिए नहीं है। ये पूर्णतः एक रिलैक्सेशन है जो गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की गई, क्योंकि लॉकडाउन था तो कंप्लाइंस पॉसिबल नहीं थे, तो काफ़ी सारी रिलैक्सेशंस गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी। तो मैं थोड़ा सा रीड करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा इसकी, लेकिन क्योंकि ये हमारे चेंजेस से रिलीवेंट है तो इसको रीड करना बहुत ज़रूरी है। तो एन ऑर्डिनेंस टू प्रोवाइड रिलैक्सेशन इन द प्रोविजन ऑफ सर्टेन एक्ट्स, यहाँ बात की गई सर्टेन एक्ट्स की, वो सर्टेन एक्ट्स को इन्होंने यहाँ पे स्पेसिफाइड एक्ट का नाम दिया नीचे जाके, अभी मैं रीड करूंगा। उस स्पेसिफाइड एक्ट में ही जो चेंजेस इन्होंने बताए, केवल वही चेंजेस, मतलब उन स्पेसिफाइड एक्ट से रिलेटेड ही चेंज यहाँ पे लाए गए हैं, और अदर एक्ट में वो चेंजेस नहीं माने जाएंगे। फॉर द मैटर्स कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू, जो उससे कनेक्ट करते हैं और इंसिडेंटल है। Whereas in the view of spread of pandemic COVID-19 across many countries of the world, including India, causing immense loss of the lives of the people, it has become imperative to relax certain provisions, including extension of time limit in the taxation and other laws. तो मैं ये प्रेसिडेंट ने की पावर है आर्टिकल 123 में कि वो ऑर्डिनेंस ला सकते हैं किसी ऐसी सिचुएशन में जब पार्लियामेंट के ना चल का सेशन पॉसिबल ना हो और एक बहुत जरूरी हो जाए कि लोगों को मतलब पब्लिक बेनिफिट में कोई डिसीजन लेना, तो अब ऑर्डिनेंस की पावर दी हुई है आर्टिकल 123 में कॉन्स्टिट्यूशन के। अब बात करते हैं कि क्या रिलैक्सेशन दी गई, कैसे दी गई। इस ऑर्डिनेंस में बहुत ही साफ तौर पे एक वर्ड यूज किया, स्पेसिफाइड एक्ट। द ऑर्डिनेंस अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स स्पेसिफाइड एक्ट, केवल जो स्पेसिफाइड एक्ट है इन्हीं में ये चेंजेस रिलीवेंट होंगे और किसी एक्ट में ये चेंजेस रिलीवेंट नहीं होंगे। ये बेसिकली 8 एक्ट इन्होंने यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं। 8 एक्ट कौन कौन से हैं? वेल्थ टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, प्रोविजन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट, चैप्टर 7 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2004, चैप्टर 7 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2013, ब्लैक मनी अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट्स एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट 2015, चैप्टर 7 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2016 एंड विवाद से विश्वास एक्ट 2020। तो ये जो चेंजेस है हमें ये 8 एक्ट्स का नाम याद रखना है। इन 8 एक्ट से रिलेटेड ही ये चेंजेस रिलीवेंट होंगे। अब इन्होंने थोड़ा सा नोटिफिकेशन को बताया, हम सभी जानते हैं जो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, वो नोटिफिकेशन है। तो अब हम रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं कि रिलैक्सेशन क्या दी गई है। अब रिलैक्सेशन जो दी गई है वो सर्टेन प्रोविजंस की है, मतलब कंप्लीट एक्ट, ये जनरल रिलैक्सेशन नहीं है कि आप समझ लें कि ये कंप्लीट एक्ट से कोई रिलैक्सेशन है। जो सर्टेन प्रोविजंस यहाँ पे डिफाइन होंगे या जिन सर्टेन प्रोविजंस के रिलेवेंट में ये बात स्पेसिफाई होगी, केवल उन्हीं के लिए है, अदर प्रोविजन से उन्हें रिलेट ना किया जाए। तो सबसे पहले सेक्शन 3 में इन्होंने कहा वेयर any time limit has been specified in or prescribed or notified under the specified act, मतलब स्पेसिफाइड एक्ट में, मतलब उन 8 एक्ट्स में जो भी डेट्स नोटिफाइड हैं या जो भी टाइम लिमिट्स दी हुई हैं या जो भी टाइम लिमिट्स प्रेस्क्राइब्ड हैं, जो कौन सी टाइम लिमिट्स, जो 20 मार्च से लेके 20 ऑफ मार्च टू 29 जून ऑफ 2020, जो इस अंतराल के बीच में आती है। कौन से अंतराल? 20 मार्च से लेके 2020 से लेके 29 डे ऑफ जून 2020, वो कोई भी डेट, सच अदर डेट आफ्टर, उसके लिए जो कंप्लाइंस की डेट होगी वो कौन सी होगी? आफ्टर द 29 डे ऑफ जून 2020 और एज सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन, मतलब
29 जून के बाद कोई भी डेट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, ठीक है। और यहाँ पे भी इन्होंने एक डेट बताई हुई 30 जून, मतलब जहां पे गवर्नमेंट ने नोटिफाई नहीं किया वहां पे 30 जून होगी सबके लिए, बाकी और जिसके लिए गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया वो डेट होगी, और वो डेट कभी भी 30 जून से पहले की डेट नहीं होगी। ये इंपॉर्टेंट है कि जो डेट होगी वो 30 जून या उसके बाद की ही डेट होगी। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो 8 एक्ट है इसमें सीजीएसटी एक्ट, मतलब जो हमारा जीएसटी है, वैसे तो वो प्रतीक कवर करेंगे पूरा, लेकिन फिर भी जो सीजीएसटी एक्ट है उसे कवर नहीं किया गया इन एक्ट में, तो मतलब उसके लिए अलग से चेंजेस हैं इसी एक्ट में, अलग चैप्टर में। तो यहाँ पे जो 8 एक्ट्स हैं उनकी बात की गई है, अगर उनकी कोई भी डेट 20 मार्च से लेके 29 जून तक के बीच में आती है, तो उसके लिए जो डेट होगी वो 29 जून के बाद, मतलब 30 जून या उसके बाद जो भी गवर्नमेंट नोटिफाई करती है वो डेट होगी। मैं आगे चार्ट में उन्हें डिफाइन किया हुआ है। तो इन्होंने बताया कि कौन सी डेट के बारे में बात करें, तो फॉर द कंप्लीशन और कंप्लाइंस ऑफ सच एक्शन एज, कोई भी कंप्लीशन करने के लिए या कंप्लाइंस करने के लिए। कंप्लीशन का मतलब इन्होंने फिर बताया कंप्लीशन ऑफ एनी प्रोसीडिंग, अगर आपकी कोई प्रोसीडिंग चल रही है और पासिंग ऑफ एन ऑर्डर, अगर कोई मान लीजिए कमिश्नर या कोई भी अथॉरिटी को कोई भी ऑर्डर पास करना है, या इश्यूएंस ऑफ एनी नोटिस, इंटीमेशन, नोटिफिकेशन, सैंक्शन और अप्रूवल और सच अदर एक्शन, मान लीजिए कोई भी अदर एक्शन जो भी है वो सब अभी डेफर कर दिए गए हैं 30 जून तक के लिए, बाई वट एवर नेम कार्ड बाई एनी अथॉरिटी, कमीशन और ट्रिब्यूनल, बाई वट एवर नेम कार्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ द स्पेसिफाइड एक्ट। इन 8 एक्ट्स में जो भी हमारी डेट आती हैं, जिसमें डेट के अंदर कोई भी नोटिस, इंटीमेशन, नोटिफिकेशन, सैंक्शन और अप्रूवल देनी है या कोई भी एक्शन लेना है, तो वो सब क्या होंगी, उसकी डेट 30 जून या उसके बाद की जो भी गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी वो डेट्स होंगी। फर्स्ट इन्होंने ये क्लियर किया। दूसरा क्या है, फाइलिंग ऑफ एनी अपील। अभी मैं डेट भी आपको बाई चार्ट बताऊंगा थोड़ा सा, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट है हमारे को ऑर्डिनेंस पढ़ना, क्योंकि ऑर्डिनेंस से ही हमें समझ में आएगा कि चेंजेस किस तरीके से आएगा। तो दूसरा इन्होंने बोला फाइलिंग ऑफ एनी अपील, मतलब अब ये एसएससी के लिए बात कर रहे हैं, पहले इन्होंने अथॉरिटी के लिए बात करी, जो भी हमारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं, अब ये एसएससी के लिए बात कर रहे हैं। फाइलिंग ऑफ एनी अपील, रिप्लाई और एप्लीकेशन और फर्निशिंग ऑफ एनी रिपोर्ट, document, return or statement or such other record by whatever name called under the provision of the specified act। अगर हमें कोई भी फर्निश करना है, रिपोर्ट फर्निश करनी है, डॉक्यूमेंट फर्निश करना है, रिटर्न फर्निश करनी है, स्टेटमेंट फर्निश करनी है, या कोई और अदर रिकॉर्ड, कुछ भी किसी की भी डेट अगर 20 मार्च से लेके 29 जून के बीच में आती है, तो उसकी डेट 30 जून या उसके बाद की जो भी गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी होगी। अगर गवर्नमेंट नोटिफाई नहीं करती है कोई भी डेट, तो उसकी डेट 30 जून होगी। इसमें साफ साफ सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 में डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट ने किसी की डेट कोई भी नोटिफाई नहीं की हुई है, तो साफ साफ उसमें है कि वो डेट 30 जून होगी। अगर नोटिफाई कर दिया तो वो गवर्नमेंट ने जो नोटिफाई करी है वो होगी। अब इन्होंने बता दिया 8 एक्ट्स के बारे में कि 8 एक्ट्स में जो डेट्स है वो क्या होगी, जो भी डेट 20 मार्च से लेके 29 जून के बीच में आती है उसके लिए 30 जून या उसके बाद की डेट होगी। अब बात करते हैं कि अब इन्होंने कुछ स्पेसिफाई किया केवल इनकम टैक्स एक्ट के लिए, इन केस वेयर द स्पेसिफाइड एक्ट इज द इनकम टैक्स एक्ट, मतलब केवल और केवल इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं अब ये, कि अगर कोई भी डेट इनकम टैक्स की स्पेसिफाइड एक्ट की डेट है मान लीजिए, तो उसमें इन्होंने कहा मेकिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर कोई हमें मान लीजिए इन्वेस्टमेंट करनी है, मान लो अगर हमें सेक्शन 54 में कुछ एग्जाम्पशंस लेने के लिए हमें कुछ इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं जो हमारा कैपिटल गेन से रिलेटेड है। कैपिटल गेन आप समझते हैं, मतलब कोई भी हमने कैपिटल एसेट से सेल करी तो उससे हमें जो प्रॉफिट हुआ, तो उसके अगेंस्ट में कुछ एग्जाम्पशंस हमें प्रोवाइड की गई हैं सेक्शन 54 टू 54 जीबी में, उसके लिए उन्होंने यहाँ बात करी। या हमारे को कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है जिसके लिए हमें चैप्टर 6A में डिडक्शंस मिलती हैं, आपने सुना होगा 80C से लेके 80 सेक्शन डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A। स्पेसिफिक इन्होंने हेडिंग बी की बात करी है, वो मैं अभी आगे फर्दर बताऊंगा कि हेडिंग बी क्या है। तो उसके अंदर जो हमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है या कोई डिपॉजिट करना है या कोई पेमेंट करनी है या कोई एक्विजिशन, परचेज, कंस्ट्रक्शन और सम अदर एक्शन, या कोई भी एक्शन लेना है उससे रिलेटेड, उस एग्जाम्पशन को लेने या डिडक्शंस को लेने के लिए, तो बाई वॉट एवर नेम कार्ड फॉर द पर्पज ऑफ क्लेमिंग एनी डिडक्शन, एग्जाम्पशन और अलाउंस
अंडर द प्रोविजन ऑफ कंटेंट इन सेक्शन 54 to 54 GB। मतलब कैपिटल गेन की बात करें, कैपिटल गेन में कोई भी एग्जामिनेशन लेने के लिए अगर हमें कोई भी इन्वेस्टमेंट वगैरह वगैरह करनी थी तो उसकी डेट भी क्या हो गई है, अगर वो डेट 20 मार्च से लेकर 29 जून तक है तो वो जून डेट 30 जून है। ठीक है। या हमें इन्होंने कहा एनी प्रोविजन ऑफ द चैप्टर 6 से अंडर द हेडिंग ऑफ बी, तो उसकी भी डेट इन्होंने क्या कर दी है चैप्टर 6 की, जो चैप्टर 6 में 80C 80G वगैरह की जो डिडक्शंस है हमारी, उनके लिए भी डेट क्या हो गई है कि अगर आप 30 जून तक भी इन्वेस्ट कर देते हैं या कंट्रीब्यूशन कर देते हैं या डोनेशंस वगैरह दे देते हैं तो उसके लिए भी जो डेट है वो 30 जून तक एक्सटेंड कर दी गई है। अब बात करते हैं सच, फिर इन्होंने कहा सच अदर प्रोविजंस ऑफ दैट एक्ट सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सच कंडीशंस एज द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई। सच अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट सब्जेक्ट टू, मतलब इसमें गवर्नमेंट कोई कंडीशन लगा सकती है कि ये इस कंडीशन आपको साथ में फुलफिल करनी होगी और वो उसे नोटिफाई, उसकी डेट उन्होंने कर दी है। वैसे तो सभी में 30 जून ही नोटिफाई की गई है, कुछ स्पेसिफिक डेट्स को छोड़ के वो मैं आपको टेबल के थ्रू बता दूंगा। अब इन्होंने कहा, अभी हमने इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे, अब ये कुछ सेज से रिलेटेड है जो सेक्शन 10AA में हमें एग्जम्पशन के लिए है। डिडक्शंस की बात थी ऊपर, अब यहाँ पे एग्जम्पशंस की बात है। बिगिनिंग ऑफ मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल और थिंग और प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज, मान लीजिए कोई भी हमें मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल शुरू करना था या हमें कोई भी सर्विस प्रोवाइड करनी थी, रेफर टू इन सेक्शन जो 10A में दी गई है, इन ए केस वेयर द लेटर ऑफ अप्रूवल रिक्वायर्ड टू इशू इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ SEZ एक्ट 2005 हैज बीन इशूड बिफोर द 31st डे ऑफ मार्च 2020। मतलब इन्होंने कहा कि अगर, लेकिन उसके लिए हमें जो इकोनॉमिक SEZ के अंदर है वो उसका मतलब लेटर रिसीव हो जाना चाहिए 31 मार्च से पहले, हमें अप्रूवल मिल जानी चाहिए, तभी हमारा ये वाला सेक्शन अप्लाई होगा। तो उसकी भी डेट उन्होंने 30 जून कर दी है कि अगर हमें कोई भी मैन्युफैक्चरिंग आर्टिकल वगैरह करना था या कोई सर्विस रेंडर करनी थी तो वो सर्विस हम 30 जून तक रेंडर कर सकते हैं। अब इन्होंने डेट बताई है जो मैं बार बार आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि वो 30 जून जो मैं बार बार कह रहा हूँ वो डेट इन्होंने यहाँ डिफाइन करी है। एंड वेयर द कंप्लीशन और कंप्लायंस ऑफ सच एक्शन हैज नॉट बीन मेड विद इन सच टाइम देन द टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन। मान लीजिए जो टाइम लिमिट पहले ही एक्ट में दी हुई थी, अगर उस टाइम लिमिट में हमने नहीं की है तो उसके लिए कंप्लीशन और कंप्लायंस ऑफ सच एक्शन सेल नॉट विद एनीथिंग कंटेंट इन द स्पेसिफाइड एक्ट। स्पेसिफाइड एक्ट मतलब उन 8 एक्ट में कुछ भी कहा गया हो, हमारे लिए वो डेट क्या होगी, एक्सटेंडेड टू द 30 डे ऑफ जून 2020। वो डेट हमारे लिए 30 जून हो जाएगी। ओके, कि मतलब अब इन्होंने बता दिया साफ साफ कि जो भी डेट उसमें डिफाइन की गई हो, अगर हमने वहां तक कर दिया बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड है कि हमने कंप्लाइंस कर दिया, लेकिन अगर हम नहीं कर पाए हैं, नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए 30 जून होगी। ठीक है। अब इन्होंने, मैं कह रहा हूं कि या तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी नोटिफाई कर सकती है, तो इन्होंने नीचे साफ साफ कह दिया कि प्रोवाइडेड दैट सेंट्रल गवर्नमेंट मे स्पेसिफाई डिफरेंट डेट्स फॉर कंप्लीशन और कंप्लायंस ऑफ डिफरेंट एक्शंस। वो डिफरेंट एक्शंस के लिए डिफरेंट डेट्स भी प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वो डिफरेंट डेट, लेकिन वो डेट 30 जून के बाद की ही होगी। इंपॉर्टेंट ये भी है कि 30 जून से पहले की डेट नहीं हो सकती, वो साफ साफ कह दिया 29 जून के बाद ही वो डेट होगी, और वो गवर्नमेंट अलग अलग डेट भी डिफाइन कर सकती है। तो 30 जून तक तो हमें बिल्कुल रिलीफ मिल गया। कोई भी अगर हमारी कंप्लाइंस है जो कि 20 मार्च से लेके, अगर मैं ब्रीफ में फिर से बोलूं, 20 मार्च से लेके 20 मार्च 2020 से लेके 29 ऑफ जून 2020 के बीच में कोई भी डेट है तो उसकी डेट या तो 30 जून होगी या गवर्नमेंट जो भी नोटिफाई करेगी आफ्टर द 30 जून 29 ऑफ जून 2020 वो डेट मानी जाएगी। अब इंपॉर्टेंट ये है कि ये कंप्लाइंस की बात तो हो गई, लेकिन कुछ हमारे पेमेंट्स भी ड्यूज हैं। मान लीजिए हमें TDS की पेमेंट करनी है या कोई टैक्सेस की पेमेंट्स वगैरह करनी है, तो क्या उसमें भी कोई रिलैक्सेशन दी गई है? तो हाँ, सर्टेन रिलैक्सेशंस हैं, लेकिन वो बाय नोटिफिकेशंस है। वो सर्टेन डिडक्शन, सर्टेन रिलैक्सेशंस हैं, लेकिन वो बाय नोटिफिकेशन है। लेकिन यहाँ पे इस एक्ट में कोई वो रिलैक्सेशन पेमेंट के लिए नहीं दी गई है।
जैसा कि इन्होंने यहाँ पे एक प्रोविजो ऐड कर दी, प्रोवाइडेड फर्दर दैट सच एक्शन शैल नॉट इंक्लूड पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट रेफर्ड इन सबसेक्शन 2। मतलब कि अगर पेमेंट से रिलेट करती है तो उसके लिए कोई भी यहाँ पे रिलैक्सेशन ये काउंट नहीं होगी। मतलब 30 जून वाली रिलैक्सेशन पेमेंट के लिए नहीं है। बाकी उन्होंने पेमेंट के लिए भी नोटिफाई कर दिए हैं कि उन्होंने मतलब जो अगर हम पेमेंट नहीं करते हैं तो पेनल्टी सारी मोस्टली 30 जून तक वेव ऑफ कर दी गई हैं। और और इंटरेस्ट का भी वेवर उन्होंने हाफ रेट पे किया है, कुछ में मतलब इसका भी रिलैक्सेशन दिया गया। तो वो मैं सर्टेन चार्ट के थ्रू आपको बता दूंगा क्या रिलैक्सेशन है। अब इन्होंने सबसेक्शन 2 में कहा वेयर एनी ड्यू डेट हैज बीन, अब ये ड्यू डेट की बात कर रहा है, हैज बीन स्पेसिफाइड और प्रेस्क्राइब्ड और नोटिफाइड अंडर द स्पेसिफाइड एक्ट for the payment of any amount towards tax or levy by whatever name called which falls during the period। कौन से पीरियड के अंदर, वही बात ये बार बार कह रहे हैं, 20 मार्च से लेके 29 जून तक के बीच में, आफ्टर द 29 जून होगी या सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी नोटिफाई करेगी वो होगी। एंड सच अमाउंट has not been paid within such date but has been paid on or before the 30 June 2020 or such date 30 day of June 2020 as the central government may by notify। ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट चेंज है जो इनकम टैक्स के रिगार्ड में दिया गया है, उसकी बात और कर लेते हैं। जो बार बार पीएम केयर फंड की बात आ रही है कि पीएम केयर फंड में कितनी एग्जेम्पशन मिलेगी, कितनी डिडक्शन मिलेगी अगर हम उसमें डोनेशन देते हैं, तो उन्होंने वो 100% डिडक्शन वाले कॉलम में ही उसे नोटिफाई किया है। तो उसके लिए भी उन्होंने 31 मार्च को ये नोटिफाई कर दिया था, जिसके लिए उन्होंने इनकम टैक्स एक्ट में अमेंड किया, चैप्टर 3 में ऑर्डिनेंस के चैप्टर 3 में अमेंड किया है ये अमेंडमेंट टू इनकम टैक्स एक्ट 1961। साफ साफ कहा, इन द इनकम टैक्स एक्ट 1961 विद इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2020 इन सेक्शन 10 in clause 23C in subset clause I after the word fund। तो इन्होंने उसमें जो फंड हमारा मतलब जिसमें 100% डिडक्शन मिलती थी उसमें पीएम केयर फंड को भी ऐड कर लिया है। तो उसमें अब हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो उसमें 100% डिडक्शन मिलेगी हमें अगर हम पीएम केयर फंड में कोई भी हम डोनेशन देते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट है, वैसे ही इनकम टैक्स से रिलेटेड, लेकिन इसके लिए एक अलग से एक्ट आया हुआ है, डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम, जो हमने शायद अच्छा, आप इसमें सभी ने सुनी हो क्वेश्चन कि जो क्वेश्चन आते हैं इसमें हेलो। कि आपने अगर 30th 31st मार्च के बाद आपने अगर अपना इन्वेस्टमेंट करा है तो आपको रिडक्शन के लिए आप कर सकते हो कि एटीजी के अंदर अप टू 30 जून तक अगर आप करते हो तो आप हाँ लास्ट ईयर में हाँ क्लेम करोगे बिल्कुल या बिल्कुल। अच्छा, इम्पोर्टेंट ये है कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो चेंज नहीं किया है गवर्नमेंट ने। अब ये है कि हम उसे किस ईयर में काउंट करें, तो इन्होंने सेकंड मतलब फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए तो कोई चेंज किया नहीं है। इन्होंने तो फाइनेंशियल ईयर 2020 टू 20 के लिए मतलब 2020 के लिए क्या है, 2019-20 के लिए जो चेंज किया है उसके लिए डेट एक्सटेंड करिए 30 जून। तो अब लोगों के मन में ये कंफ्यूजन है कि अगर हम मान लीजिए पहले ही अपनी इन्वेस्टमेंट पूरी कर चुके हैं 31 मार्च तक, तो अगर हम नेक्स्ट ईयर के लिए मान लीजिए 20-21 के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो क्या हम 30 जून तक कर सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर एक्सटेंड नहीं हुआ है और उससे रिलेटेड कोई भी चेंजेस नहीं है। तो वो अगर आप नेक्स्ट ईयर में लेना चाहें तो नेक्स्ट ईयर में भी ले सकते हैं। लेकिन जो नहीं कर पाए हैं, जो इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं कर पाए हैं, उनके लिए वो डेट 30 जून कर दी गई है। अगर अगर मैंने जैसे लेट सपोज मैंने 10 अप्रैल को कोई मैंने इन्वेस्ट करा उसके अंदर पीएम केयर हम्म। फंड के अंदर तो मुझे उन्नीस हाँ, 1920 में मुझे उसका श्योर। डिडक्शन मिल जाएगा उसके अंदर। हाँ बिल्कुल मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। ये डेट 30 एक जून तक के लिए बढ़ा दी। और क्वेश्चन था अगर वो सीएम केयर फंड में करते हैं लोगों का काफी लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो पीएम केयर फंड के लिए बात कर रहे हैं सीएम केयर फंड के लिए अगर वो करते हैं तो उनको मिल जाएगा। पहले तो इम्पोर्टेंट मैंने कहा कि चैप्टर 6 के पार्ट बी में उन्होंने बोल दिया कि जितनी भी ड्यू डेट्स हैं मतलब उसमें 80 जीबी आता है और जो सीएम केयर फंड है वो 80 जी के अंदर आता है। ओके, अच्छा तो तो उसमें उसकी सबकी डेट 30 जून कर दी गई है।
नहीं, डिडक्शन मुझे 100% मिलेगा उसका या 50% मिलेगा उसका? क्वेश्चन वो उसमें जिस ये है। भी जिसमें क्वेश्चन ये है कि फंड में जहां जहां वो डिफाइन है, मतलब 100% फंड में है, जो 100% फंड की लिस्ट है, अगर उसमें आएंगे तो 100% मिलेगा। अगर 50% वाले फंड में कर रहे हैं, वो वहां पे जाके देखना पड़ेगा उन्हें सर्टेन एक्ट में, क्योंकि बहुत सारे फंड्स है गवर्नमेंट के। कुछ हाँ फंड्स 100% में आते हैं, कुछ फंड्स 50% में आते हैं। तो कुछ सर्टेन फंड्स ही हैं जो 100% में आते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड फंड है। बाकी जो फंड है वो 50% में ही आते हैं, जो भी स्टेट गवर्नमेंट वगैरह के फंड है सारे ही के सारे। कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के भी 50% में आते हैं, तो वो हमें लिस्ट के थ्रू जाना पड़ेगा। अगर आप चाहोगे तो वो लिस्ट में आफ्टर द मतलब आप एक बार सेमिनार आप वो। एक हाँ, आप एक बार, हमारे पास ईमेल आईडी हैं सबकी, हम एक बार ईमेल कर देंगे जिस जिसको चाहिए होगी। तो हाँ उसमें काफी लोगों को बेनिफिट हो जाएगा। सो आई थिंक वो हाँ, तो वो एक। सर्टेन फंड्स है, तो वो फंड्स की लिस्ट है। तो आप उस लिस्ट के गो थ्रू करके जिस भी फंड में चाहें, क्योंकि बहुत सारे फंड्स हैं, एक नहीं है, तो यहाँ पे डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है। तो मतलब वो लिस्ट अगर आपको चाहिए तो लेकिन हाँ, पीएम केयर फंड्स के लिए स्पेसिफिक है कि वो 100% वाले में इन्होंने इंक्लूड कर दिया है। ठीक है। ओके। तो तो आगे बढ़। हाँ, मैं विवाद से विश्वास स्कीम की बात कर रहा था। तो एक स्कीम आई जिसके लिए एक अदर एक्ट आया, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। कुछ रिलैक्सेशंस दी गई गवर्नमेंट ने कि असेसी के विश्वास के लिए, कि जो पुराने केसेस थे, गवर्नमेंट जानती है कि बहुत सारे केसेस उनके पेंडिंग हैं, और हमारा इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और गवर्नमेंट चाहती है कि जल्दी से जल्दी कलेक्शंस बढ़े, क्योंकि उसकी वजह से जो लास्ट टाइम एक सर्वे आया था उसमें बताया गया कि करीब 3 लाख करोड़ की जो ड्यूज है वो गवर्नमेंट के अटके हुए हैं ड्यू टू द पेंडेंसी ऑफ द केसेस। ठीक है, जिसमें डिस्प्यूटेड अमाउंट जो है वो 3 लाख करोड़ के अबाउट है। तो गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम विवाद से विश्वास एक्ट 2020 लॉन्च करी, जिसमें उन्होंने एक रिलैक्सेशन दी असेसी को, कि वो कुछ सर्टेन पार्ट ऑफ द टैक्स, अगर मान लीजिए असेसी ने केस फाइल किया हुआ है, तो वो 100% ऑफ द टैक्स, सारी की सारी इंटरेस्ट और पेनल्टीज वगैरह वेव कर दी है, उतना टैक्स दे दे और वो सीधे सीधे छूट जाए। कि मतलब अगर डिस्प्यूटेड है, किसी के भी फेवर में आ सकता है, डिपार्टमेंट के फेवर में, तो आप अगर कोर्ट कचहरी के चक्कर से बचना चाहते हैं तो आप सीधे सीधे आइए डिपार्टमेंट को, 100% टैक्स पे कीजिए, कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। सारा का सारा इंटरेस्ट 234 3 बी ए बी सी सारे इंटरेस्ट उन्होंने वेव कर दिए गए हैं। तो सारे के सारे इंटरेस्ट और पेनल्टी वेव कर दी उन्होंने वहां पे, और कहा कि 100% टैक्स दीजिए। और तो उन्होंने उसकी जो डेट थी वो 31 मार्च दी थी, कि 31 मार्च तक हमें डिस्क्लोज करना है वो डिपार्टमेंट में, कि हम ये स्कीम अवेल करना चाहते हैं। लेकिन उसी बीच ये पेंडेमिक, आप जानते हैं कि ये आपदा हो गई, तो उस वजह से उस डेट को भी उन्होंने बढ़ाकर 30 जून कर दिया है। ठीक है। और अच्छा, इसमें एक क्वेरी और थी हिमांशु, कि जो हाँ, गवर्नमेंट ने बोला था कि 31 मार्च तक अगर ये स्कीम अवेल करते हो तो आपको सिर्फ टैक्स देगा। अगर आप हम्म, अवेल नहीं हम्म, करते हो तो आपको आपको 10% एडिशनल अमाउंट भी पे करना पड़ेगा। तो ये हाँ, जो 10% एडिशनल वो डेट अमाउंट है 31 मई तक ये। थी। वो 31 मई तक थी, वो भी डेट बढ़ा के 30 जून तक, मतलब 30 जून तक कोई 10% नहीं देना, सीधा 100% दो। और तो कोई 10% एडिशनल, वाला प्रोविजन वेव कर दिया है। अच्छा, हेलो। तो आप एडिशनल टेन हाँ परसेंट भी नहीं देना है, मुझे सिर्फ टैक्स का अमाउंट पे करना है और मुझे उसका बेनिफिट मिल जाएगा उसका। हाँ। और इसमें अगर ठीक है। मान लीजिए डिपार्टमेंट ने केस फाइल किया हुआ है, अभी मैंने बात करी कि एसएससी ने केस फाइल किया है, अगर डिपार्टमेंट ने केस फाइल किया है तो उसमें 50% है। ओके। अच्छा हाँ, तो उसमें अगर डिपार्टमेंट ने केस पास फाइल किया हुआ है तो उसमें 50% ही टैक्स पे करना है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं है, सारी वेव ऑफ है। बहुत ही अच्छी स्कीम है। अगर आप चाहें तो हम इसके लिए भी एक सेशन रख सकते हैं, जैसा लोगों का व्यू रहेगा। जैसे हिमांशु ने बताया कि ये स्कीम उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है जिन लोगों के पुराने टैक्सेस, जो टैक्स के क्लेम्स थे या फिर कोई केसेस चल रहे थे डिपार्टमेंट में, और या फिर डिपार्टमेंट ने कोई केस या फिर शो कॉज नोटिस इशू कर रखा था जिसमें आपको आपको डिमांड के लिए नोटिस दिया गया था और आपको लगता था वो डिमांड भी जेन्युइन है, तो वो सारे लोग इसके अंदर आके सिर्फ जो टैक्स का अमाउंट है, जो आपका टैक्स का अमाउंट जो बनता है वो पे कर सकते हैं, और जो इंटरेस्ट और पेनल्टी और जो भी अदर जो चार्जेस हैं वो सारे के सारे पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये
मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया स्कीम है, और गवर्नमेंट भी चाहती है पुराने केसेस को सारा खत्म करना और आगे चलने की बात कर रही है गवर्नमेंट। तो आई थिंक दिस ये काफी लोगों को बेनिफिट करेगा। हम इसके लिए एक अलग से सेशन लेंगे जिसके अंदर कौन कौन से हाँ केसेस कवर्ड हो सकते हैं, क्या हो सकता है। आई थिंक हिमांशु यू हाँ कैन कंटिन्यू। हाँ, इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि इसमें केस पेंडिंग होना जरूरी है। उसमें इन्होंने 31 जनवरी की एक डेट कट ऑफ डेट थी कि 31 जनवरी को आपका केस पेंडिंग होना जरूरी है किसी भी अथॉरिटी पे। वो हम जब विवाद से विश्वास स्कीम को एक्सप्लेन करेंगे, जब बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे थे कि 30 जून हो गई। अब हम, मैंने आपको मोस्टली इनकम टैक्स से रिलेटेड आपको बता दिया कि ये ऑर्डिनेंस के थ्रू चेंजेस आए हैं। अब हम ब्रीफ में एक टेबल के थ्रू समझ लेते हैं कि किस किस डेट में अगर कोई डिफरेंट डेट नोटिफाई करिए या 30 जून किस किस डेट के, किस किस के लिए है डेट। ठीक है। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स में इन्होंने, मतलब मैं ऑलरेडी रीड कर चुका हूँ, फिर एक बार और बता देता हूँ कि अगर कोई भी 20 मार्च से 29 जून के बीच डेट आ रही है तो उसकी डेट एक्सटेंड हो गई है 30 जून तक के लिए। कोई भी रिटर्न, सेटलमेंट, डॉक्यूमेंट, रिपोर्ट्स वगैरह के लिए है। जो मैं कह रहा था कि आप डिडक्शंस की बात कर रहे थे, ये डिडक्शंस है 80C से लेके 80GGC सेक्शन के बीच जितनी भी आती हैं। तो जो पीएम रिलीफ वाली थी या जो सीएम रिलीफ फंड वाली थी वो 80C से लेके 80GGC के बीच ही आती है, उसका सेक्शन 80G। ठीक है। तो 80G में भी वो पीरियड 30 जून ही हो गया है। अब बात करते हैं टीडीएस की, थोड़ा विथहोल्डिंग स्क्रीन टैक्स को की, जैसा कि स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर लो, इसको जूम इन बहुत ओके ओके छोटा छोटा दिख। ओके ओके इट्स ओके। हाँ इट्स थोड़ा सा विजिबल है, थोड़ा सा और जूम इन कर लो थोड़ा सा। अब क्लियर है, अब क्लियर है। हम्म आपको पता ही है कि टीडीएस के लिए एक सर्टिफिकेट इशू होना होता था। अगर आपको कोई भी लोअर रेट से टीडीएस कटवाना है तो उसके लिए डिपार्टमेंट से एक सर्टिफिकेट लेना होता था। वो 31 मार्च तक लेना होता था, तो उसकी डेट भी इन्होंने 30 जून कर दी है, 30 जून 2020। Where no such certificate was issued financial year 1920, application can be filed through email, certificate will be granted। ठीक है। जहाँ पे भी अगर फिजिकली एप्लीकेशन हमें देनी थी सर्टिफिकेट के लिए, वहाँ पे उन्होंने कर दिया है कि ईमेल के थ्रू आप सर्टिफिकेट दे, एप्लीकेशन दे सकते हैं और वो आपको सर्टिफिकेट ग्रांट कर दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कोई भी फॉर्म 15G या 15H का हमें फाइल करना था, तो उसके लिए भी अगर हमें उसकी एक डेट थी, तो उस डेट को भी बढ़ा के इन्होंने 30 जून कर दिया है। जो हमें बैंक्स वगैरह में लोअर डिडक्शन के लिए या कहीं भी 15G या 15H फाइल करना होता था, देना होता था, वो भी हम 30 जून तक दे सकते हैं। अब बात आई रिलैक्सेशन ऑन कंसिक्वेंस ऑन नॉन डिपॉजिट ऑफ टैक्स। टैक्स अगर डिपॉजिट नहीं करते हैं तो उसमें मैंने कहा कि पेमेंट्स की डेट को इन्होंने एक्सटेंड नहीं किया है, लेकिन उसमें रिलैक्सेशंस दी है। अगर हम मान लीजिए कोई भी पेमेंट 30 जून तक नहीं करते हैं तो हमारी पेनल्टीज तो नहीं लगेंगी, लेकिन इंटरेस्ट लगेगा। और इन्होंने इंटरेस्ट की जो रेट हमारे डिफाइन थे एक्ट में, वो 12% या 18% थे, उसे इन्होंने रिड्यूस करके 9% कर दिया है। तो अब हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना लगेगा? कोई भी इनकम टैक्स, टीडीएस की पेमेंट है या टीसीएस की है या एडवांस टैक्स की है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स की है, या कोई क्यूजलाइजेशन लेवी हमें पे करनी है, या कोई हमें एसटीटी सीटीटी, तो उस सब की पे जो इंटरेस्ट रेट है अगर हम वो 30 जून तक पे कर देते हैं, ये इंटरेस्ट रेट केवल बेनिफिशियल जो इंटरेस्ट रेट है 9% का, वो 30 जून तक अगर हम वो पेमेंट गवर्नमेंट को कर देते हैं तो सारी पेनल्टी तो वेव ऑफ है 30 जून तक के लिए। और इंटरेस्ट भी हमारा केवल 9 पर, इंटरेस्ट का रेट जो है वो रिड्यूस्ड रेट से इंटरेस्ट लगेगा, वो इंटरेस्ट रेट है 9%। अब बात कर लेते हैं कुछ ड्यू डेट्स की इनकम टैक्स में। इनकम टैक्स में जो रिटर्न की ड्यू डेट है, जिसकी जो भी कोई आप जानती हैं कि फाइनेंशियल ईयर जो हमारा 18-19 था, असेसमेंट ईयर 19-20,
उसकी जो लास्ट डेट थी फाइल करने की इनकम टैक्स रिटर्न वो 31 मार्च 2020 थी, उसे भी बढ़ा के 30/6/2020 कर दिया गया है। विवाद से विश्वास स्कीम को भी बढ़ा के 30 जून 2020 कर दिया गया है, उसमें भी कोई 10% का एडिशनल पेमेंट नहीं है। 15G 15H के लिए 61A का जो फॉर्म फाइल करना होता था उसकी भी डेट 30 जून है। TDS रिटर्न फाइल करने की भी 30 जून है। और कोई भी गवर्नमेंट कोई भी अपील वगैरह का नोटिस वगैरह इशू करना था या इंटीमेशन वगैरह इशू करनी थी, उस सब की 30 जून कर दी है। पेमेंट ऑफ TDS इक्वलाइजेशन लेवी, इनकी डेट एक्सटेंड नहीं करी है, इंटरेस्ट रिड्यूस कर दिया 9%, अगर 30 तक पेमेंट कर देते हैं। 80C से लेके 80GGC तक की हमारी जो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह करनी है या कोई डोनेशन या कोई भी एक्शन उससे रिगार्ड में लेना है वो 30/6 तक है। अगर किसी की डेट 31 मान लीजिए 20 मार्च से लेके 29 जून के बीच पड़ती है तो उसकी डेट हमारी 30/6 कर दी है। पेमेंट ऑफ कैपिटल गेन में कोई भी बेनिफिट लेने के लिए जो कैपिटल गेन होता था, जो मैं 54 वाली बात की थी, उसकी भी डेट 30 जून है। पांचवा एक क्वेश्चन इसमें ये आता है अ, कि 31 मार्च तक जो डिक्लेरेशन सबमिट करनी थी हमें, जो हमने डिक्लेरेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर सैलरी हाँ क्लास के लिए किया था, अब 31 मार्च तक तो वो डिक्लेयर कर ही नहीं हाँ पाए, तो अपना सबमिशन कर ही नहीं पाए। हाँ तो अब उनके हाँ लिए तो फिर कंपनी जो है वो TDS काटेगी उनके केस में, तो फिर तो उसमें कोई रिलीफ मिला है कि डिक्लेरेशन सबमिट हम बाद में कर सकते हैं, जिससे TDS कंपनी है वो हाँ नहीं। डिक्लेरेशन 30 जून, अ, हाँ डिक्लेरेशन की डेट 30 जून तक ही है। और उन्होंने रिटर्न की डेट भी बढ़ा दी है, इसीलिए 30 जून के बाद ही है रिटर्न की डेट। तो डिक्लेरेशन हम 30 जून तक कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो वो 30 जून को जब रिटर्न फाइल करेंगे तो वो उस डिक्लेरेशन को ध्यान में रख के करेंगे। अच्छा, ठीक है। ठीक है, क्योंकि चालान तो आगे भी एडजस्ट हो जाता है TDS में। अगर आपने चालान बाई द वे एक्सिस अमाउंट का कर दिया है तो आप जब रिटर्न फाइल करें तो आप जो सारी की सारी डिक्लेरेशन 30 जून तक आई हैं उन्हें कंसीडर करके ही करेंगे। ओके। ठीक है। और एक बहुत बड़ा बेनिफिट दिया है कि जिनकी रिफंड्स पेंडिंग थे, MSME जो हमारे SSE हैं गवर्नमेंट के, उन सबको जिनके रिफंड अप टू द 5 lakhs थे, सबके गवर्नमेंट ने रिलीज करने का बोल दिया है 10 to 15 डेज के अंदर। तो जिससे 14 lakhs SSC को फायदा होने वाला है। तो बहुत ही अच्छा मूव है कि जिससे उनका जो कैश क्रंच है वो खत्म हो जाएगा। कि मान लीजिए और ये अगर कब जिसका तक? बड़ा रिफंड है हमारे। आई थिंक कुछ लोगों का तो हेलो। आ गया है, कुछ लोगों को आने की उम्मीद है, अभी अभी काफी हाँ लोगों का आया उनका नहीं है। विद इन द वीक आ जाएगा उनका। 10 to 15 डेज तो का टाइम उन्होंने कहा है। अभी इंटीमेशन तो उसके अंदर प्रोसेस नहीं हुआ है, तो उसमें कुछ लोगों का क्वेश्चन वही था कि रिफंड आने में टाइम कितना लगेगा। हाँ, तो वो 10 to 15 डेज के अंदर सबका आ जाएगा। आई थिंक सो योर सेशन इज कंप्लीट, हिमांशु। हाँ, थैंक यू वेरी मच। Thank you, Himanshu, for your kind elaboration on Income Tax Act. So I would like to take it from here, and मैं अपना जो टॉपिक है वो मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ. So so first of all, I would like to introduce myself. I am a chartered accountant. I am a Prateek Gupta. I am a chartered accountant. So I have worked earlier with some of the big fours, including Ernst& and Young as well as the Grant Thornton. So I was a part of Ernst& and Young 3 years back, and before that I was with Grant Thornton. I have worked with some of the big MNCs and cater them in for their advisories as well as for their queries and the problems. So I will take up it from here, and we'll start it from here. And so I would like to initiate first thing. जैसे कि हिमांशु ने बताया कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स आए। सरकार ने बोला, गवर्नमेंट ने बोला कि भाई जब 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 कोई पर्सन ही काम नहीं कर पा रहा है, कुछ हो नहीं पा रहा है, तो कैसे रिटर्न फाइल होंगी, कैसे टैक्स की पेमेंट होगी, कैसे कैसे वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, या फिर कैसे जो भी पेंडिंग अपील्स है या पेंडिंग जो भी प्रॉब्लम्स है वो रिजॉल्व करेंगे। वो उसका उसके बारे में गवर्नमेंट ने जो इनकम टैक्स में जो भी चेंजेस बताया वो हिमांशु ने भी डेलिब्रेट करा। आई थिंक ही हैज गिवन द वंडरफुल डेलिब्रेशन वेर इन ही हैज गिवन ऑल द he has touched upon the all the areas
कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या एक्सटेंशन आया और कहाँ कहाँ पे हमें बेनिफिट पास ऑन हुआ। अब बात करते हैं जीएसटी की। जीएसटी जैसे कि एक साइड में आपका इनकम टैक्स एक्ट है, दूसरे साइड में आपका जीएसटी एक्ट है, दोनों पैरेलल है आपके वो एक्ट। और अगर बेनिफिट अगर गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स में दिया है तो जायज सी बात है वो आपका जीएसटी में भी बेनिफिट पास ऑन करेंगे करेंगे, उसको छोड़ने का कोई बात है ही नहीं। तो जैसे कि इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं हम उसको टेकअप करते हैं यहाँ से। सबसे पहले इन्होंने क्या बोला कि जो जीएसटी की रिटर्न्स थी, जीएसटी की रिटर्न कौन कौन सी होती है, 3B और 1। 3B जो होती है वो होती है आपकी मंथली पेमेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल होती है, जो भी आपकी समराइज सेल और परचेज और जो भी एक्सपेंसेस जो भी आईटीसी का सेट ऑफ करके जो नेट अमाउंट बनता है वो आपको पे करना होता है। उसकी ड्यू डेट होती है 20th, स्टैगर्ड ड्यू डेट्स थी 22nd और 24th स्टैगर्ड ड्यू डेट्स थी। और जो आपका जीएसटी वन होती है वो या तो वो मंथली होती है या क्वार्टरली होती है। 5 करोड़ से ऊपर वालों के लिए मंथली होती है और लेस देन 5 वालों के लिए वो आपका क्वार्टरली होती है। अब बात करते हैं कि जिसका टर्नओवर हमारा, अब चेंजेस में क्या चेंजेस आए हैं, जिसका टर्नओवर 5 CR से ऊपर है हमारा, उस केस में क्या हुआ है कि आपका कि जो फेब मार्च और अप्रैल की रिटर्न है, जो फेब 2020 मार्च 2020 एंड अप्रैल 2020 की जो रिटर्न है उसकी ड्यू डेट बढ़ा के क्या कर दिया गया है अब जो ड्यू डेट इंक्रीज होकर जो ड्यू डेट आई है वो आपकी 24 जून 2020। ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है, ये ध्यान देने वाली बात है कि एप्लीकेबल जो है ये आपका assessees having a turnover in preceding financial year of more than 5 crores and more। और इसके ऊपर एक और चेंज आया है। चेंज क्या आया है कि उन्होंने बोला है कि अगर आपका टर्नओवर 5 CR से ऊपर है और आपका आपके रिटर्न की डेट जो 24 जून है, स्टिल आपको पेमेंट जो है विद इन ड्यू डेट करनी पड़ेगी। जो ड्यू डेट आपकी मंथली की 20 है उसमें उन्होंने ग्रेस पीरियड दे दिया है। ग्रेस पीरियड क्या है आपका 15 days फ्रॉम द ड्यू डेट। सो आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि मेरी जो फेब की जो रिटर्न है उसकी ड्यू डेट क्या थी, 20 मार्च थी। अब 20 मार्च थी तो उसमें ड्यू डेट क्या हो गई, अब वो ड्यू डेट उसकी बढ़ के हो गई है 5 4 अप्रैल। तो अगर आप 4 अप्रैल तक अगर आप अपनी 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 पेमेंट कर देते हैं देन उस केस में आपके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अगर आप 4 अप्रैल के बाद करते हैं तो उसके ऊपर गवर्नमेंट ने नॉर्मली जो इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो 18% होता है, उसको कम करके 9% कर दिया है, जिसके ऊपर नोटिफिकेशन 31 पर 2020 आई थी। ये आपका 3 अप्रैल को नोटिफिकेशन आ गई थी, जिसमें उन्होंने बोला कि आपको पेमेंट तो करना पड़ेगा 5 करोड़ से ऊपर वाले सर्विस के लिए, बट आपको 15 डेज के ग्रेस पीरियड के अंदर आप कर दोगे तो आपका विद इन टाइम माना जाएगा। अगर आप उसके बाद करोगे तो वो आपका उसके ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा। मैं आपको इसके ऊपर एक एग्जाम्पल देके दिखाता हूँ मैं कि हमारा इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए हमारे कैसे ट्रांजेक्शन होगी। तो बात करते हैं, मैं सेकंड पॉइंट की बात कर रहा हूँ जहाँ पे हमारा इंटरेस्ट निकालेंगे कैसे हम। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा जो फाइलिंग, मैं अभी अप्रैल 2020 की बात करता हूँ, उसमें फाइलिंग जो डेट हमारी ड्यू डेट क्या है, ड्यू डेट हमारी क्या है कि हमारी ड्यू डेट है 20th ऑफ मई। अगर मैं 20th ऑफ मई मेरी नॉर्मल की ड्यू डेट है मेरी अप्रैल 2020 की, तो उस केस में मेरा जो मेरी सॉरी ये आपका क्या नाम है, मार्च की 2020 की बात कर रहे हैं, ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया। दिस इज मार्च 2020। तो मार्च 2020 की मेरी ड्यू डेट क्या थी, मेरी 20th अप्रैल थी मेरी। अब 20th अप्रैल थी और मुझे जो ग्रेस पीरियड दिया गया था वो 15 डेज का ग्रेस पीरियड दिया गया था। अब वो ग्रेस पीरियड 15 डेज में ऐड करता हूँ 20 में तो मेरा 4th ऑफ अप्रैल आता है मेरा। तो 4th ऑफ अप्रैल आता है मेरा, सॉरी 4th ऑफ मई आता है मेरा। तो अब यहाँ पे फर्स्ट वाले केस में क्या हुआ है कि 2 मई को उन्होंने अपनी अपनी पेमेंट कर दी है। और पेमेंट करने के बाद क्या करा उन्होंने, अपनी कंडीशंस जो है इंटरेस्ट की वो फुलफिल कर दिया कि नहीं कर दिया है। इसका आंसर है यस। उसका आंसर यस, क्योंकि 15 डेज का ग्रेस पीरियड दिया था उसके अंदर हमने ऑलरेडी अपना फाइल कर दिया है, तो इसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगने वाला है। फिर बात करते हैं फिर बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा केस है उसके अंदर क्या डेट आ रही है, 20th ऑफ मई। तो 20th ऑफ मई के अंदर अब डिले कितना है, इस डिले का जो नंबर ऑफ डेज है वो 30 डेज हो गए, फ्रॉम 20th अप्रैल टू 20th मई। 20th अप्रैल से 20th मई तक का जो डिफरेंस है वो आपका 30 डेज का हो गया। तो इसमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए जो जो कंडीशन है फुलफिल हो रही है, उसका आंसर है यस। बिकॉज ये कब तक के लिए है, आपने 24 जून से पहले पहले कर दिया है इसको। अगर आप 24 जून के बाद करते हो तो उसके ऊपर अलग कंडीशन है इंटरेस्ट के लिए, बट अगर 24 जून से पहले करते हो तो उसमें जो इंटरेस्ट की कंडीशन है वो 9% वाली एप्लीकेबल है। अब इसमें मेरी ड्यू डेट थी मेरी 5th ऑफ मई थी और मेरा
जो डिफरेंस आया वो कितना आया मेरा, 30 डेज का डिफरेंस आया। तो मेरा 15 डेज का जो डिफरेंस वाला जो पीरियड हो गया उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 9% के हिसाब से। फिर नेक्स्ट ऐसे ही क्वेश्चन, नेक्स्ट ऐसे ही था 20 जून, तो उसपे नंबर ऑफ डेज कितने लेट हो गए, 2 मंथ्स का डिले हो गया, एक आपका 20 अप्रैल से 20 मई, 20 मई से 20 जून, तो 61 डेज का डिले हो गया। इसमें आपको 15 डेज का जो ग्रेस पीरियड दे रखा है उसमें कुछ करना नहीं है। 46 डेज का आपका जो इंटरेस्ट है वो 9% का लग जाएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं 30 जून। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 30 जून। अब 30 जून में क्या होगा, आपने मान लीजिए आपकी कोई मार्च की आपकी जो पेमेंट थी वो बनती थी 20 अप्रैल में, बट आपने उसकी पेमेंट करी है 30 जून को, और मेरी जो ड्यू डेट थी फाइलिंग की रिटर्न की 24 जून ड्यू डेट थी मेरी फाइलिंग की। अब इसमें क्या होगा, मेरे नंबर ऑफ डेज कितने डिले हो गए, 20 अप्रैल से लेके, इसमें आपको 15 डेज का ग्रेस पीरियड नहीं मिलेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। इसमें ग्रेस पीरियड कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि 24 से पहले पहले अगर आपने अपनी पेमेंट कर दी होती तो उसके लिए आपकी 9% की उसके बाद करें, तो आपकी केस में 9% की कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। तो आप यहाँ देखेंगे कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है यहाँ पे। उसके बाद इंटरेस्ट कितने अमाउंट पे लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा 71 डेज पे, पूरे नंबर ऑफ डेज पे इंटरेस्ट लगेगा, ना कि कोई 15 डेज का ग्रेस पीरियड मिलेगा हमें, और ना ही हमें कोई इंटरेस्ट में शॉर्ट इंटरेस्ट का कोई हमें बेनिफिट मिलेगा। इसमें हमें पूरा 18% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा 71 डेज के लिए, तो कोई बेनिफिट इसमें पास ऑन नहीं होगा। तो ये इस बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है कि आपको अगर 24 से पहले आप कंडीशन फुलफिल करोगे तभी आप 9% का बेनिफिट ले सकते हो, और अगर 24 के उसमें नहीं मिलेगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं आपका कि असेसीज जिसका टर्नओवर 5 CR से ऊपर है लास्ट ईयर में, उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका जो आपकी रिटर्न, आज की रिटर्न की ड्यू डेट क्या कर दी है गवर्नमेंट ने, उसकी ड्यू डेट जो बढ़ा के क्या कर दी है, 29 जून कर दी है, 29 जून। आप अपनी रिटर्न जो 29 जून तक कर सकते हो, पेमेंट भी कर सकते हो, इसमें कोई इंटरेस्ट का आपका कोई क्वेश्चन नहीं है। जो 5 करोड़ से नीचे वाले एसएससीज हैं उनको बेनिफिट दिया, 5 करोड़ से ऊपर वालों को बेनिफिट दिया है, बट रिड्यूस रेट पे बेनिफिट दिया है इन्होंने, इंटरेस्ट लेंगे बट रिड्यूस रेट पे लेंगे। और सेम इन केस ऑफ अप्रैल, अप्रैल की ड्यू डेट क्या कर दी है, 30 जून कर दी है। तो ये ड्यू डेट्स आपको ध्यान रखनी है जब अपने आप रिटर्न फाइल करोगे, और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करने के टाइम पे भी आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट आपका आता है जिसका टर्नओवर आपका 1.5 सीआर से 5 सीआर है, उसके केस में सब पूरी ड्यू डेट जो है वो इंक्रीज होके ये 1.5 सीआर से 5 सीआर तक के लिए जैसा 29 जून और 30 जून। और जो ये लास्ट वाला जो टेबल है उसके अंदर दिया गया है कि 1.5 सीआर तक का टर्नओवर अगर किसी का है तो उसकी ड्यू डेट जो है फेब के केस में 30 जून है, मार्च के केस में 3 जुलाई है, अप्रैल के केस में 6 जुलाई है। तो आपको ये ड्यू डेट्स ध्यान रखनी है, और जब भी आप रिटर्न फाइल करेंगे इसकी नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट ने निकाली 32/2020 निकाली सीजीएसटी एक्ट में, और ये आपका 3 अप्रैल को नोटिफिकेशन आई थी, जिसमें इन्होंने सारी के सारे जो भी चेंजेस आए हैं वो बताए गए हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं आपका मे के केस में। अब हमारा जो रिटर्न्स था वो फेब, मार्च और अप्रैल तक की बात करी थी हमने अभी तक। 32/2020 जो है वो बात करते हैं फेब, मार्च और अप्रैल। और 36/2020 की जो नोटिफिकेशन है वो बात करता है आपका मई 2020 की, जो ड्यू डेट है रिटर्न फाइल करने की। उसकी ड्यू डेट क्या है रिटर्न फाइल करने की, उसकी ड्यू डेट है अगर आपका टर्नओवर आपका 5 करोड़ से ऊपर है तो उसमें जो सेम एप्लीकेबल है आपका 27 जून एप्लीकेबल है। अगर आपका टर्नओवर, ये बात कर रहे हैं मई की, अगर हम बात करते हैं मार्च अप्रैल, अगर हम फेब मार्च अप्रैल की बात करते हैं तो उसकी ड्यू डेट हमारी थी, जो आपका टर्नओवर अगर आपका क्या नाम है 5 करोड़ से ऊपर है उस केस में रिटर्न की ड्यू डेट हमारी क्या थी, आपका 24 जून ड्यू डेट थी। और मे के केस में क्या है 27 जून। फिर बात करते हैं हमारा टर्नओवर अगर हमारा 5 करोड़ तक है तो उस केस में ये स्टैगर्ड ड्यू डेट्स आई थी हमारी। स्टैगर्ड ड्यू डेट्स में ये सारी स्टेट के ऊपर जो भी अगर रिटर्न अगर है तो उसकी ड्यू डेट हमारी जुलाई 12 होगी हमारी। और अगर नेक्स्ट वाले कॉलम में आता है आपका कि रो में जो आपकी ये इन सारी स्टेट्स में अगर आपका रजिस्ट्रेशन है तो आपका 14 जुलाई ड्यू डेट हो जाएगी रिटर्न फाइल करने की। तो जैसे एग्जांपल गुजरात, महाराष्ट्र, मेजर स्टेट्स जो है वो आपकी दोनों में ही है स्टैगर्ड ड्यू डेट्स आई थी, तो 12 और 14 जुलाई जो है वो ड्यू डेट। और इसमें आपका सारा का सारा रिटर्न फाइल करने की डेट्स उसमें दी गई है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं जीएसटी 1। जीएसटी 1 की ड्यू डेट क्या है हमारी, जीएसटी 1 की ड्यू डेट की जो बात हुई है उसमें उन्होंने बोला है कि अगर आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हो अपनी, तो उसकी नेक्स्ट ड्यू डेट क्या हो गई है आपकी 30 जून 2020।
और उसके साथ में जो लेट फीस है और आपका कोई भी आपकी पेनल्टी या लेट फीस बनती है, उसके ऊपर आपका आपका जो इंटरेस्ट है वो आपका लेट फीस जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, और उसके ऊपर आपका कोई भी आपका ड्यू डेट से पहले पहले करोगे तो उसमें कोई आपका लेट फीस नहीं लगेगा। और नेक्स्ट बात करते हैं आपका अ, आपका टर्नओवर अगर 5 CR से ऊपर है, देन उस केस में आपका जो ड्यू डेट है वो ड्यू डेट क्या है, 30 एप्लीकेबल, और उसमें भी कोई लेट फीस नहीं लगेगी। दोनों की नोटिफिकेशन 33/2020 है आपकी। फिर नेक्स्ट बात करते हैं जो कंपोजिशन स्कीम में डीलर्स हैं, उनके केस में क्या है कि उनके केस में आपका अगर ड्यू डेट आपकी जो है आपकी जो CMP 02 जो आपका ऑप्ट करने का, अब जैसे फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया 1920 से 2021 हो गया, तो आपको पहले डिक्लेयर करना पड़ता है एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। अगर आपने वो 31 मार्च तक नहीं डिक्लेयर करा तो आप ऑप्ट नहीं कर सकते हो। और उसके बाद जो ड्यू डेट है, अब जो उन्होंने बढ़ा दी है वो बढ़ा के 30 जून कर दिया। 30 जून तक अगर आप ऑप्ट कर लेते हो तो वो माना जाएगा कि आपको पूरे साल में आप कंपोजिशन स्कीम में कंप्लाई करोगे, आप उसमें रिक्वायरमेंट आएगी आपकी। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि GST ITC 03 करके आपका एप्लीकेबल है उसमें। ITC 03 जो है वो फॉर्म हुआ करता है कंपोजिशन डीलर्स के ऊपर, जिनको जो स्टॉक इनपुट्स और जो सेमी फिनिश गुड्स जो होते हैं, जो डिक्लेयर करने होते हैं उनको बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जो हर साल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर उनको डिक्लेयर करने होंगे 31 मई तक, उसको बढ़ा के इन्होंने 31 जुलाई कर दिया है। तो जिसका फॉर्म ITC 03 था, उसके केस में जो डेट दी गई है वो 31 जुलाई दी गई है, उसकी नोटिफिकेशन 30/2020 आ गई है। और पेमेंट की भी जो अप्रैल पहले डेट थी, उसको बढ़ा के इन्होंने क्या कर दिया है, 7 जुलाई कर दिया है। और एक मिस्टर किशोर शर्मा का एक क्वेरी आई है, इज बाय एनी चांस गवर्नमेंट विल ड्रॉप लेट फीस पेनल्टी एंड GST। सो किशोर, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कि आपकी लेट फीस तो ऑलरेडी वेव्ड ऑफ कर दी है। जब आप अगर आपकी आपकी रिटर्न अगर 30 अप्रैल से पहले पहले आपने अगर फाइल कर दी है, तो उस केस में आपकी कोई इंटरेस्ट पेनल्टी कुछ नहीं लगेगा, और अगर आप लेट फीस भी कुछ नहीं लगेगी। अगर आपने 30 जून के बाद करा है, देन वो आपका ड्यू डेट से कैलकुलेट होगा जिस दिन ड्यू डेट थी रिटर्न फाइल करने की, और आपने रिटर्न फाइल जब तक करी है उस तक आपको लेट फीस और पेनल्टी पे करना पड़ेगा। सेम इन केस ऑफ GST 3B, उसमें कोई लेट फाइलिंग के ऊपर कोई पेनल्टी, कोई इंटरेस्ट, कोई पेनल्टी, कोई लेट फीस नहीं है अगर आप ड्यू डेट की बात करते हो, देन उस केस में आपको तो ये ध्यान रखना है आपको उस केस में। और उसके बाद आपका एनुअल रिटर्न की डेट, ये एनुअल रिटर्न की डेट तो पहले ही बढ़ा दी गई थी कि 31 मार्च से इसको बढ़ा के 30 जून कर दिया गया है। जो 18-19 की जो ड्यू डेट थी वो 31 मार्च थी, उसको बढ़ा के 30 जून कर दिया गया है। तो ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बस अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन ये डेट भी बढ़ेगी आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी जो नॉर्मल सिनेरियो है उसके हिसाब से नहीं लग रहा कि सारी सारी रिटर्न्स फाइल हो जाएंगी विद इन द टाइम पीरियड। आने वाले टाइम में इसकी रेट भी बढ़ने वाली है, उम्मीद है इसकी। फिर नेक्स्ट आता है आपका फाइलिंग ऑफ एनी फॉर्म्स, सब रिटर्न, रिप्लाई टू एनी नोटिस, इशू ऑफ एनी ऑर्डर और ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट। अब ये जो बेनिफिट पास ऑन करा गया है, ये डिपार्टमेंट को करा गया है कि उनको कोई डिपार्टमेंट और एसएससी दोनों को करा गया है कि नोटिस इशू करा, और एसएससी ने उसका रिप्लाई नहीं करा। एसएससी का जो टाइम पीरियड था उसको सर्टेन टाइम पीरियड था, बट उसने वो जो फॉल करता है उसकी डेट थी 20 मार्च से लेकर 29 जून तक की जो डेट थी, तो उसको बढ़ा के उन्होंने क्या कर दिया है, 30 जून कर दिया है। तो उस केस में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कोई भी नोटिस आया हुआ है, या फिर कोई भी आपका कोई फॉर्म था, या फिर कोई भी अपील थी जो आपको फाइल करना था, जिसका ड्यू डेट जो है वो इस टाइम पीरियड में फॉल कर रहा था, उस केस में आपका जो टाइम पीरियड है वो बढ़ा के 30 जून कर दिया गया है। तो आपको उसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं है, तो आप 30 जून तक फाइल कर सकते हो। और उसकी नोटिफिकेशन जो आई थी वो 35/2020 आई थी। फिर नेक्स्ट आई सबका विश्वास स्कीम। ये सबका विश्वास स्कीम जो आई थी, पहले के जो हमारे पुराने जो इश्यूज थे, जो सर्विस टैक्स के अंदर जो इश्यूज थे हमारे, जो एक्साइज के अंदर इश्यूज थे हमारे, जो पुराने हमारे कोई पेंडिंग लाइबिलिटीज है, पेंडिंग ऑर्डर्स है हमारे, पेंडिंग हमारी डिमांड्स है जो, या पेंडिंग अपील्स है हमारी जो पेंडिंग थी, और
गवर्नमेंट ने जैसे इनकम टैक्स में सबका विश्वास से विवाद स्कीम जो निकाली थी, सेम इनडायरेक्ट टैक्स में जो निकाला था सबका विश्वास स्कीम निकाली थी। आई थिंक एवरीवन इज अवेयर ऑफ दिस, जिसमें उन्होंने बोला था कि आपके पुराने कोई पेंडिंग ड्यूज हैं जो आपका अपील में या फिर आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आपके, उसको आप रिजॉल्व करने के लिए सिर्फ आप उसमें टैक्स का अमाउंट पे करिए और 20% उसमें इंटरेस्ट पे करिए और आपका बेनिफिट, आपको पूरा कोई पेनल्टी और डिमांड कोई पे करने की जरूरत, पेनल्टी और आपका जो भी इंटरेस्ट है वो पे करने की जरूरत नहीं है, वही पे करना है आपको। तो इसकी जो लास्ट डेट थी वो अवेल करने की 31 मार्च थी, अब उसको बढ़ा के इन्होंने क्या कर दिया, 30 जून कर दिया बढ़ा के। तो ये सारी ड्यू डेट्स में चेंजेस आए हैं और ये ड्यू डेट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट ड्यू डेट्स है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ऑल्दो मैं एक पीपीटी शेयर कर दूंगा, जिसका मेल आईडी मेरे पास है उन सबको मैं शेयर कर दूंगा, ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक डॉक्यूमेंट हो जाएगा। फिर बात करते हैं उसके बाद कि जीएसटी का एक सर्कुलर आया था। सर्कुलर में इन्होंने क्या बोला, सर्कुलर में कुछ इन्होंने क्लैरिफिकेशंस दिए थे। सर्कुलर का नंबर है 136/6 06/2020 और 3 अप्रैल 2020 को आया था। इन्होंने क्या बोला, आप जब अपनी रिटर्न फाइल करते हो तो उस टाइम पे अभी जो बहुत बड़े इश्यूज तो चैलेंजेस आ रहे थे हमारे, वो 2A को लेके आ रहे थे कि 2A के अंदर हमारा जो भी हमारे 2A के अंदर जो भी हमारा इनपुट दिखता है, वो सारा का सारा इनपुट जो है, वो इनपुट जो है आपका, वो आपको इनपुट जो है वो आपको एज पर 2A क्लेम करना है, जिसमें उन्होंने पहले जो लेकर आए थे वो अक्टूबर अक्टूबर तक के लिए 20% लेकर आए थे, उसके बाद जनवरी में उन्होंने चेंज करके 10% कर दिया था। तो अभी तक वो स्टिल एप्लीकेबल था, बट इन्होंने क्या चेंज लेकर आए, उन्होंने क्या बोला है कि जो आपका जो भी आपका जो 2A की एप्लीकेबिलिटी थी, जो 2A का जो जिसके बेसिस पे आप अपना क्लेम कर रहे हो, उसको उन्होंने बोला कि आप उसमें रिलैक्सेशन दे दी गई है। कि अब उसमें रिलैक्सेशन क्या दी गई है कि उन्होंने बोला कि आपके अगर कोई भी क्लेम था, provisional ITC can be claimed only to the extent of 10% of eligible ITC reflected in 2A. This condition will now be considered cumulatively for the months of Feb, March, April, May, June, July, August. तो आपका जो इस टाइम पीरियड का जो भी आपकी रिटर्न फाइल हो रही थी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक के लिए, उसमें आपका जो आईटीसी एज पर योर बुक्स ऑफ अकाउंट बनता था वही आप क्लेम करोगे अपनी रिटर्न के अंदर। बट उसमें उन्होंने क्या बोला, जब आप सितंबर की रिटर्न फाइल करोगे उस टाइम पे सारा का सारा आप एक्यूमुलेशन देखोगे, सारा का सारा आप 2A से कंपेयर करोगे कि आपने कितना ज्यादा क्लेम कर रखा है, आपके 2A में कितना दिख रहा है। आपके लेट सपोज मेरे पास 1 लाख का मेरे पास आईटीसी मेरे पास एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आ रहा था और 2A में मेरे 90,000 आ रहा था, और ये रिटर्न है मार्च की मेरी। अब मार्च की रिटर्न के अंदर मैंने क्या करा कि मैंने अपनी जब 3B फाइल करी तो उसके अंदर मैंने क्या क्लेम करा, मैंने क्लेम करा 1 लाख रुपए क्लेम करा। ऑल्दो था और मेरे को जो अवेलेबल था वो अवेलेबल सिर्फ मेरा 90,000 प्लस 10% अवेलेबल था। बट उन्होंने क्या करा, उसमें बेनिफिट पास करके उन्होंने बोला कि आप 1 लाख क्लेम कर सकते हो अभी अप टिल अगस्त तक। बट आप जब रिटर्न फाइल करोगे उस टाइम पे आप ये चेक करोगे कि आपका फेब, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त तक के जो भी आपका डिफरेंशियल अमाउंट है वो आपकी सितंबर तक की रिटर्न में अगर वो अगर आपका वो शो कर रहा है तो आपके लिए वो वेल एंड गुड। नहीं कर रहे देन उस केस में क्या होगा आपका, कि उस केस में आपको बेनिफिट जो है, जो आपको जो आपने पहले बेनिफिट ले रखा था वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा और आपको उतने अमाउंट का टैक्स जमा कराना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि मेरा रिवर्सल के ऊपर मेरा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, उसके ऊपर अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, बट जहां तक उम्मीद है उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट की करने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। एक और क्वेश्चन आया मिस्टर देवदत्ता समल जी का। उन्होंने क्वेश्चन पूछा, सर एनी प्रॉब्लम इफ एनीवन वांट्स टू फाइल जीएसटी रिटर्न एज पर ओल्ड ड्यू डेट्स। देवदत्ता जी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप पुरानी डेट से अगर रिटर्न फाइल करते हो, गवर्नमेंट को कोई इशू नहीं है, आप रिटर्न अपनी जैसे करते हो वैसे ही कर सकते हो। इन्होंने तो बेनिफिट दिया है, जिसको ऑप्ट करना है वो ऑप्ट कर सकते हैं, जिसको ऑप्ट नहीं करना है उनके पास ऑप्शन है कि वो नहीं कर सकता है। तो इसमें कोई आपकी कोई मैंडेटरी नहीं है, और इसमें जिसको जिसके पास कोई ऑप्शंस नहीं है, जो नहीं कर पा रहा है उसके लिए वो ऑब्वियसली वो बाद में फाइल करेगा और वो अपने फैसिलिटी जो बेनिफिट्स है उनको अवेल कर सकता है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपका जो है वो रिजॉल्व हो गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम कि नेक्स्ट पॉइंट क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था। सबसे पहले हमने पॉइंट उठाया था जो हमारा आईटीसी का 2A था, उसका हम क्लेम कितना कर सकते हैं। फिर बात करते हैं हमारा जो है ईवे बिल का। ईवी बिल के लिए क्या बोला इन्होंने, नोटिफिकेशन नंबर 35/2020 सेंट्रल टैक्स में 3 अप्रैल में क्या बोला इन्होंने कि आपका ईवी बिल कोई आपका अगर आपका जनरेटेड है
आपने कोई जो है आपका वो आपने रेज करा है फ्रॉम द पीरियड फ्रॉम द पीरियड 20th ऑफ मार्च 20 के बाद आपने कोई ईवे बिल आपने पहले भी कोई रेज करा है, आपने पहले भी कोई रेज करा है, सॉरी मेरा इसमें इंटरप्रिटेशन सॉरी, आपका कोई भी आपका ईवे बिल है जो आपने रेज करा है और जो एक्सपायर हो रहा है पीरियड के बीच में, जो पीरियड क्या है 20th ऑफ मार्च 2020 से लेकर 15th ऑफ अप्रैल 2020 तक, अगर इस पीरियड के बीच में आपका एक्सपायर हो रहा है, उन्होंने उसको बढ़ा के क्या कर दिया, 30th ऑफ अप्रैल कर दिया। लेट सपोज मेरा कोई गुजरात से, मेरा कोई दिल्ली में मेरा कोई सामान आना था, जिसकी मेरा मैंने जो उसका ईवे बिल बनाया था, मैंने 17th ऑफ मार्च को ईवे बिल बनाया था, और उसके जो वैलिडिटी थी एज पर डिस्टेंस किलोमीटर्स के हिसाब से, उसकी वैलिडिटी 21st ऑफ अप्रैल उसकी वैलिडिटी थी, लेट सपोज। तो अब ये जो मेरा इसमें जो हमें चेक करना है, वो चेक करना है हमारा एक्सपायर कब हो रहा है हमारा। हमें ये नहीं चेक करना है कि हमारा कब रेज हुआ है, हमें ये चेक करना है एक्सपायर कब हो रहा है। तो एक्सपायर मेरा जो हुआ है वो एक्सपायर हो रहा है मेरा, वो आपका एक्सपायर हो रहा है 20th ऑफ मार्च 2020 से लेके 15th ऑफ अप्रैल 2020 के बीच में मेरा एक्सपायर हो रहा है। तो उस केस में उन्होंने उसको बोल दिया है कि बढ़ा के 30th ऑफ अप्रैल। तो मेरे से 21st ऑफ मार्च को जो मेरा एक्सपायर हुआ, अब वो उसकी वैलिडिटी जो है मेरी 30th ऑफ अप्रैल हो गई है। तो उस पीरियड के बीच में आपका वो, और मुझे जहां तक उम्मीद है इसको और बढ़ाएंगे, क्योंकि इसमें अभी तक ये जब नोटिफिकेशन आया था उस टाइम पे जो लॉकडाउन का टाइम पीरियड था वो 14th ऑफ अप्रैल था, अब वो बढ़ा के 3rd ऑफ मई कर दिया गया है। तो अकॉर्डिंगली ये भी अपडेट होगा, इसके अंदर भी नोटिफिकेशन आएगा और इसके अंदर भी आपका चेंज आएगा। सेम इन केस ऑफ आपका जो अदर जो पहले जो बेनिफिट्स पास कर रहे हैं, मुझे जहां तक उम्मीद है उसमें भी चेंजेस आएंगे उसके अंदर। नेक्स्ट आपका जो है आपका, उसमें आपका उन्होंने क्या बोला है कि जो टीडीएस की जो रिटर्न होती है जीएसटी के अंदर, और आपका आईएसडी की जो रिटर्न्स है, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जो आईएसडी जो यूजर्स होते हैं, उनकी रिटर्न जो है वो आपका जीएसटी 6 जाती है, और आपका 7 जाती है आपकी। इन दोनों ड्यू डेट, और जो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन होते हैं, उनकी रिटर्न होती है जीएसटी 5। उन सबकी ड्यू डेट को बढ़ा के 30 जून कर दिया गया है। जो आपके मार्च से लेकर मई 2020 तक की जो रिटर्न है, उसका ड्यू डेट बढ़ा के 30th ऑफ जून कर दिया गया है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हैं, जो सर्कुलर के अकॉर्डिंगली इसको क्लैरिफाई करा गया है कि इसमें कौन कौन से बेनिफिट्स दिए गए हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, उसके बाद फिर आपका जो आपका चेंज आया है, वो चेंज क्या आया है आपका, कि आपका जो जो आपका टाइम पीरियड था, जो आपका कंप्लायंस का कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी कंप्लायंस थी जो आपकी विद इन टाइम पीरियड, लेट सपोज मैंने कोई रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करा है, अब रजिस्ट्रेशन के बाद डिपार्टमेंट ने मुझे कोई नोटिस इशू कर दिया है जिसमें उन्होंने क्लैरिफिकेशन मांगा हुआ है, और वो मेरा जो टाइम पीरियड है वो फॉल कर रहा है मेरा विद इन दिस लॉकडाउन पीरियड। तो उसके उसको बढ़ा के उन्होंने 30 जून कर दिया है कि आप 30 जून तक अपना रिप्लाई कर सकते हो, और 30 जून के रिप्लाई के बाद अपना वो बेनिफिट आप अगर आपने 30 जून तक आपने अगर वो रिप्लाई फाइल कर दिया तो वो वेल एंड गुड माना जाएगा। अगर उसके बाद करोगे तो उसको वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं रहेगी। तो अब इसमें इसमें एक क्वेश्चन हो रहा है मिस्टर लवेश भक्त चांदनी जी का, इसमें फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स मीन्स वी हैव टू फाइल अ जीएसटी 3B रिटर्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि उसमें आपको रिटर्न भी फाइल करनी मैंडेटरी है। अगर आप ये कहते हो कि मेरे को पेमेंट करना टैक्स का, तो आपको पेमेंट के साथ में आपको रिटर्न भी फाइल करनी पड़ेगी। दिस इज मैंडेटरी, दिस इज मैंडेटरी। बट उसमें जो इंटरेस्ट के नॉर्म्स है, उसमें इंटरेस्ट के नॉर्म्स भी उन्होंने बोल दिया है कि आपका 24 से पहले पहले अगर आप रिटर्न फाइल कर देते हो तो आपका जो इंटरेस्ट है वो 9% के हिसाब से लगेगा। अगर आप 24 के बाद करते हो देन उस केस में आपका इंटरेस्ट जो है वो 18% के हिसाब से लगेगा। ऑल्दो अगर आप 24 तक रिटर्न फाइल करते हो, 24 ऑफ जून तक, तो उस केस में आपकी पेनल्टी और आपका कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी। तो आपको ये ध्यान रखने वाली बात है कि आप 24 जून तक रिटर्न फाइल करते हो तो उस केस में आपका कोई पेनल्टी या कोई कोई लेट फीस नहीं लगेगा, सिर्फ इंटरेस्ट लगेगा, वो भी 9% तक अगर आप ड्यू डेट के बाद करते हो। और अगर आप 24 के बाद करते हो देन उस केस में सारे प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे जो आपके पहले एप्लीकेबल थे बिफोर लॉकडाउन पीरियड। तो आपको ये ड्यू डेट्स बहुत जरूरी है ध्यान रखना जब आप रिटर्न फाइल करेंगे आप अपनी।
फिर नेक्स्ट बात करते हैं, मैंने आपको ये क्लैरिफाई कर दिया कि इसकी कैलकुलेशन उन्होंने कैसे बोला करने के लिए, कि अगर आपका टाइम पीरियड से 15 दिन के अंदर अंदर कर दिया तो आपका कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, उसके बाद 9% है, और अगर आपका 24 जून के बाद है तो फिर आपका 18% है उसके उसमें। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, व्हाट आर द कंडीशंस आप अटैच्ड फॉर अवेलिंग द निल रेट ऑफ इंटरेस्ट। सेम जो इसमें बात करी गई है वो बात करी गई है आपका 15 जो जिसका एग्रीगेट टर्नओवर आपका 5 करोड़ का है। अगर उसमें इसमें आपका टर्नओवर आपका लेस देन 5 करोड़ का है, उनके लिए ड्यू डेट जो है रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट है नॉर्मल ड्यू डेट से विद इन फॉर इंटरेस्ट अवेलमेंट, उस उसके लिए लेस इंटरेस्ट अवेलमेंट के लिए 24, 29, 30, उसमें सेम वही है, स्टेगर्ड ड्यू डेट्स है उसमें कि 24, 29 और 30 के पहले पहले अगर आप फाइल कर दोगे तो उस पर 9% इंटरेस्ट लगेगा, और अगर उसके बाद करोगे तो 18% लगेगा। 24, 29, 30 से क्या मतलब है, स्टैगर्ड ड्यू डेट्स है ये आपकी, स्टैगर्ड टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपने कर दिया तो उस केस में आपको कोई इंटरेस्ट 9% के हिसाब से पे करना पड़ेगा। तो ये चेंज आया है एक इम्पोर्टेंट। फिर उसके बाद बात करते हैं फिर आपका डायरेक्टर्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं ये लेना चाहता हूँ। इस पॉइंट के ऊपर बहुत सारे लोगों का डाउट है, बहुत सारे लोगों के इश्यूज आए हैं, और ये इशू अभी का नहीं चल रहा है ये वाला। हरीश जी वांट टू आस्क सम क्वेश्चन। हरीश जी, यस यू कैन, you can ask the question, you can can you hear my voice? आपको आवाज आ रही है मेरी? uh, हरीश जी, आप अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में भेज दीजिए, मैं आपका वो क्वेश्चन देख के आपको आंसर कर दूंगा। चैट बॉक्स में नीचे आ रहा है, उसमें आप क्वेश्चन भेज सकते हैं अपना। uh, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो था वो बात कर रहा था मैं जीएसटी रेमुनरेशन के ऊपर, डायरेक्टर्स रेमुनरेशन के ऊपर। अब जो हम बात करते हैं डायरेक्टर्स रेमुनरेशन, उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होता है कि नहीं होता है। अभी एक राजस्थान बेंच ऑफ एआर एडवांस रूलिंग का एक रूलिंग आई हुई है, जिसमें कंपनी के नाम है क्ले क्राफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इसके ऊपर एक रूलिंग आई हुई है, उन्होंने बोला हुआ है क्लियरली कि अगर आप डायरेक्टर्स को बाय एनी मीन कोई भी अमाउंट पे करते हो, कोई भी रेम्युनरेशन पे करते हो, देन उस केस में आपका जो जो भी आपका इंटरेस्ट है, कोई भी आपका जो भी इंटरेस्ट है, उस केस में आपका जो भी आपका पेमेंट है उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा, और जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा उसके ऊपर। अब हमारे यहाँ क्या हो रहा है, अभी तक हम क्या कर रहे हैं, रेम्युनरेशन पे कर रहे हैं, डायरेक्टर्स को रेम्युनरेशन पे करने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि रेम्युनरेशन पे करने के बाद हम लोग उसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं कर रहे हैं, हम किसी को भी जीएसटी पे नहीं कर रहे हैं अभी तक हम। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आया है हमारा। हम जो अपना जीएसटी जो हम जो अपनी रेम्युनरेशन पे करते हैं बाय एनी मींस टू द डायरेक्टर, उसके ऊपर हमें जीएसटी चार्ज करना है। और वो जीएसटी का चार्ज करने का वे आउट कैसे होगा, क्योंकि डायरेक्टर्स तो रजिस्टर्ड होते नहीं है जीएसटी में। तो उस केस में क्या होगा, जीएसटी जो है रिवर्स चार्ज में एप्लीकेबल हो जाएगा। उसके ऊपर नोटिफिकेशन ऑलरेडी 13/2017 आई हुई है, उसमें क्लियरली उन्होंने बोला हुआ है कि आप सर्विसेज सप्लाइड बाय अ डायरेक्टर। अब इस पर डाउट आया था कि नोटिफिकेशन जब आ गई है तो उस केस में फिर वो ये क्लैरिफिकेशन क्यों आई है, क्लैरिफिकेशन क्यों इसलिए आई है, इसको मैं थोड़ा सा आपको पढ़ देता हूँ। उसमें क्या बोला गया है कि क्ले क्राफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ सेकंड पैराग्राफ से, had sought clarification on whether salary remuneration paid to directors would attract GST. The company said its directors are working as employees for which they are have to be compensated by way of regular salary and other allowances. तो इसमें क्या बोल रही है कि जो सैलरी जो पे करी है, इसको जो कंपनी ने बोला कि हम तो नॉर्मल सैलरी जैसे हम एम्प्लॉयज को पे करते हैं वैसे हम डायरेक्टर को पे कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टर्स भी एक तरीके से एम्प्लॉयज है कंपनी के लिए। तो उन्होंने बोला कि हम कंपनी हम उनके ऊपर सैलरी के ऊपर उनके टीडीएस भी काटते हैं, उनके पीएफ के लॉस भी कंप्लाई करते हैं सारे के सारे। तो उसके ऊपर हमारा जो है सैलरी के ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल होता नहीं है, तो हमारा उस केस में हमारा डायरेक्टर्स की सैलरी के ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि therefore in all purpose these directors are the employees of the company and working as such besides being the director of the company
it said in ruling AR the consideration paid to the directors by the applicant company will attract GST. GST एप्लीकेबल होगा और उसको GST एप्लीकेबल कैसे होगा? रिवर्स चार्ज के अंदर। उन्होंने बोला कि डायरेक्टर जो है वो अपने हम उसको एम्प्लॉय ट्रीट नहीं कर सकते, वो सर्विस प्रोवाइडर है, उसने सर्विस प्रोवाइड करी है जिसके बेस में उसको एक रेम्यूनरेशन मिल रहा है और रेम्यूनरेशन जो है वो फॉल करता है आपका जीएसटी के एम्बिट के अंदर। और स्टेम उन्होंने बोला हुआ है, नोटिफिकेशन 13/17 आई हुई है, उसमें उन्होंने क्लियरली बोला हुआ है कि वो उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज क्या है कि आपका कोई भी अमाउंट है जो आप जीएसटी का पे कर रहे हो, आप कोई भी अमाउंट रेम्यूनरेशन का पे कर रहे हो, उस केस में आपका जीएसटी जो है वो आपका एप्लीकेबल हो जाएगा, आपको डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन के ऊपर जीएसटी पे करना पड़ेगा। हरीश जी का एक क्वेश्चन आया हुआ है, इज बिजनेस एक्सपेंसेस बोर्न बाय कंपनी फॉर डायरेक्टर कम्स इन द रेम्यूनरेशन? सर इसमें देखना पड़ेगा कि आपका अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट है, आपने डायरेक्टर से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि जिसमें हम लोग आपको ये बेनिफिट आपके बिहाफ पे ये एक्सपेंस करेंगे, यस इट विल एड अप इन द अगर पेरोल पे नहीं है स्टिल आपको देखना पड़ेगा कि आपका वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप उनको क्या क्या बेनिफिट्स दे रहे हो। अगर आपका पड़ेगा, तो आपको टोटल एग्रीगेट अमाउंट के ऊपर देखना पड़ेगा कितना जीएसटी बनता है आपका। तो आपको जब आप कैलकुलेशन करोगे जीएसटी के अंदर तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा अपना। ठीक है, तो मेरा आई थिंक यही व्यू है इसके अंदर कि आप अपना कॉन्ट्रैक्ट जब बना चीजों को चेक करिए कि आपका वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपका उसमें कवर्ड होगा कि नहीं होगा, उसमें उसमें उसके हिसाब से हमें चेक करना पड़ेगा उसमें। लवेश जी का क्वेश्चन आया है कि वो कह रहे हैं कि अगर हम टीडीएस और पीएफ कंसिडर पेमेंट कर रहे हैं, यस लवेश जी बिल्कुल, अगर आप टीडीएस और अगर आप पीएफ भी काट रहे हो तो उस केस में भी जीएसटी एप्लीकेबल होगा। यही एआर की रूलिंग में लिखा हुआ है क्लियरली कि अगर आप कंपनी ने अपना प्ली क्या दिया था, कंपनी ने प्ली दिया था कि हम डायरेक्टर को एम्प्लॉय मान रहे हैं और एम्प्लॉय मानने के बाद उसके ऊपर उसकी सैलरी पे और पीएफ पे जो है हम उसके ऊपर टीडीएस भी काट रहे हैं, टीडीएस भी काट रहे हैं सैलरी के ऊपर, उसके ऊपर पीएफ भी हम डिपॉजिट कर रहे हैं उसके बिहाफ पे। तो यही बोला गया था एआर की रूलिंग में कि जो डायरेक्टर जो है वो उसकी सर्विसेज को हम मानेंगे कि वो सप्लायर है और वो आपका डिस्टिंक्ट पर्सन है, अदर देन आपका वो एम्प्लॉय की कैटेगरी में नहीं आएगा, वो आपका एक सर्विस प्रोवाइडर की कैटेगरी में आएगा और उसकी सर्विसेज में जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इसमें आप इससे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका वो जीएसटी उसमें आपका जीएसटी की कैटेगरी वो आपका टीडीएस और पीएफ आपका अगर एप्लीकेबल हो रहा है स्टिल आपको उसके ऊपर आपको जीएसटी लगाना पड़ेगा। तो ये बहुत रिलेवेंट चेंज आया है जीएसटी के अंदर, जो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी डायरेक्टर्स की सैलरी को चेक करना है कि उसके ऊपर जीएसटी आप चार्ज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो ये बहुत चेंज अपडेट आया हुआ है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। आई थिंक ये क्वेरी, इज इट ओके? सेकेंड। So I think I'm clear to all regarding this point. So next point की बात करते हैं। अब बात करते हैं कि हम जो अभी तक बात कर रहे थे वो सारे के सारे क्या बात कर रहे थे कि कोरोना से पहले पहले जो हमारे जो कोरोना के टाइम पे जो चेंजेस आए हैं उससे पहले की कुछ नोटिफिकेशन थी जिसमें उन्होंने बोला था कि डेट्स बढ़ा दी थी। पहले जो हमारी जो न्यू फॉर्म्स की डेट्स थी वो 1 अप्रैल से थी, बट उन्होंने उसको बढ़ा के 30 सितंबर तक डेफर कर दिया है, जिसके लिए उन्होंने नोटिफिकेशन निकाली है जिसमें उन्होंने बोला कि आपका जीएसटी वन की ड्यू डेट जो है वो क्वार्टरली वालों के लिए 31 जुलाई है। जो पहले जो एप्लीकेबल थी सेम वही एप्लीकेबल फिर से हो गई है, जिसमें आपका अप्रैल के लिए मंथली वालों के लिए आपका जो है वो आपका 11 मई 11 जून और आपका 11 जुलाई है आपकी। और आपका जीएसटी 3 स्टैगर्ड रेट्स जो थी वो सारी की सारी सेम एप्लीकेबल है। एक इंपॉर्टेंट चेंज आया है कि जीएसटी में लॉटरी, अगर आप कोई लॉटरी का कोई काम कर रहे हो जिसमें लॉटरी की डेफिनेशन में वो कवर्ड होता है तो उसके ऊपर रेट जो चेंज करके उन्होंने
28% कर दिया, पहले 12% हुआ करता था, उसको हटा के 28% कर दिया। एक बहुत रेलेवेंट इंपॉर्टेंट चेंज आया है जिसके अंदर उन्होंने बोला है मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल सर्विस इन रिस्पेक्ट ऑफ एयरक्राफ्ट इंजन, अदर एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स ऑफ पार्ट्स। इसमें जीएसटी पहले जो था वो 5% था, उसको बढ़ा के उन्होंने 18% कर दिया इसमें। तो अगर आप कोई मेंटेनेंस की कोई सर्विस दे रहे हो एयरक्राफ्ट के लिए या फिर आपके एयरक्राफ्ट इंजन के लिए, तो उसके ऊपर 5% की जगह 18% रेट हो गया। और उसके बाद अब जो चेंज आया है, ये चेंज भी बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है। पहले टेलीफोन सेट्स के ऊपर 12% जीएसटी का रेट हुआ करता था, उसके ऊपर बढ़ा के उन्होंने 18% कर दिया है। टेलीफोन सेट्स पे आपका स्मार्टफोन भी इंक्लूड होते हैं, तो आपके आने वाले टाइम में फोन बहुत महंगे होने वाले हैं, क्योंकि उसके ऊपर पहले जीएसटी का रेट 12% से अब बढ़ा के 18% कर दिया है। सेम इज द केस विद द मैचस्टिक। मैचस्टिक के अंदर भी रेट उन्होंने बढ़ा के 12% से 18% कर दिया। तो आई थिंक क्वेश्चन और कोई इसमें नहीं आया। फिर बात करते हैं अगला पॉइंट जो है हमारा। अगला पॉइंट क्या है हमारा? अगला पॉइंट है हमारा कि हमारा और क्या क्या चेंजेस आए हैं। अब एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चेंज जो आया, वो चेंज आया है कि आपका डिबेट से अभी तक के जो इश्यूज थे, वो इश्यूज क्या थे आपके, कि आपका कोई इंटरेस्ट है, आपका कोई इंटरेस्ट जो पेमेंट था आपका, उसकी कैलकुलेशन अभी तक आप जो कर रहे थे उसमें डिबेट था कि आप ग्रॉस पे करोगे या नेट पे करोगे। बिकॉज पहले भी बहुत इश्यूज आए थे कि बाद में उन्होंने गवर्नमेंट ने चेंज करके बाद में उसको नेट पे कर दिया था। एक 37 जो आपका जीएसटी काउंसिल की मीटिंग पर उन्होंने एग्री भी कर दिया था कि उसमें आपका जो जीएसटी जो है वो आपका नेट अमाउंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। बट उसके अंदर क्या हुआ है कि अभी उन्होंने उसको उसको इम्प्लीमेंट जीएसटी लॉ में नहीं कर दिया, कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाली थी, बट उन्होंने अब क्लियर कर दिया है कि अब आपका वो पुरानी डेट से जो भी आपकी जीएसटी की लाइबिलिटी या पेनल्टी थी, वो सारी की सारी आपकी नेट अमाउंट पे निकलेगी, ना कि वो आपका ग्रॉस अमाउंट पे निकलेगा। तो नेट अमाउंट से मतलब है जितना अमाउंट आपका टैक्स का पेमेंट का अमाउंट बनता है, आपका टोटल आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स जो डिफरेंस अमाउंट आता है, वो आपका पेमेंट का अमाउंट बनता है। उस अमाउंट के ऊपर आपका जो इंटरेस्ट है वो आपको निकालना है अपनी कैलकुलेशंस के लिए। और ड्यू डेट्स जो है वो ऑलरेडी डेफर कर दी हैं। और 9 करोड़ जीएसटी 9 और 9C जो है आपकी, अगर आपका टर्नओवर आपका लेस देन 2 CR है तो उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, तो जीएसटी लेट फीस भी हटा दिया। और प्लस आपका जीएसटी की रिटर्न जीएसटी 9C एप्लीकेबल नहीं है लेस देन 9 और 9C दोनों एप्लीकेबल नहीं है लेस देन 2 CR टर्नओवर में। फिर बात करते हैं कि स्पेसिफाइड टैक्स पेयर्स के लिए ऑप्शनल कर दिया था जीएसटी 1। नो योर सप्लायर स्कीम अप्रूव करिए, ये सारा का सारा आपका काउंसिल की मीटिंग में ये उन्होंने रेफर एक्सेप्ट करा है। न्यू इनवॉइसिंग जो ई इनवॉइसिंग है आपका, ई इनवॉइसिंग जो चेंजेस आए थे, ई इनवॉइसिंग की आपका अगर आपका टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर है तो उसके ऊपर जो ई इनवॉइसिंग का एप्लीकेबिलिटी था, बट उसको भी उन्होंने बढ़ा के अब 30 अक्टूबर कर दिया है कि 30 अक्टूबर। फिर बात करते हैं रिफंड ऑफ कैश एंड क्रेडिट इन केस ऑफ एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स। उसके ऊपर उन्होंने उसके नॉर्म्स को ईज ऑफ करने के लिए बोल दिया है कि अब उसके नॉर्म्स को भी ईज ऑफ कर दिया है। उस पर भी जीएसटी का जो वो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा उसमें। ये भी एक चेंज आया है, वेलकम चेंज है ये वाला भी। उसके बाद उन्होंने बोला है कि आपका अगर आप मल्टीपल फाइनेंशियल रिस्क, पहले आपका अगर आप रिटर्न अगर आप अपना रिफंड जो है वो आप रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर के लिए करते थे, तो अब उसमें उन्होंने बोला कि आप मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर्स का भी रिफंड एक साथ प्रोसेस करा सकते हो अपना अप्लाई। फिर उसके बाद बोला कि रेस्ट्रिक्शंस ऑन अप्रूव्ड इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आया है कि उन्होंने बोला है कि आपका आपने कोई नया नया कोई आपने कोई रजिस्ट्रेशन कराया है, तो आपको आपका जब तक फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हो जाता, तो उससे पहले पहले आप अपना आईटीसी जो है वो पास ऑन नहीं कर सकते हो। फाइनेंशियल केवाईसी होना मस्ट है। और वो केवाईसी मस्ट कैसे होगा? फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए डिपार्टमेंट से आएंगे लोग फिजिकली वेरीफाई करने के लिए, और फाइनेंशियल केवाईसी जो है आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे के सारे आपके अपडेट होने चाहिए। रिफंड जो है आपका, अगर वो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आया है कि अगर आपका कोई रिफंड क्लेम करा है एक्सपोर्ट के केस में आपने, और आपकी जो फेमा की गाइडलाइंस है वो फुलफिल नहीं हुई है, कि आपका 1 साल के अंदर अंदर पेमेंट नहीं आया है, तो उस केस में उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि आपका जो जो भी आपने रिफंड क्लेम करा उसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा। और ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक्सटेंशन बढ़ा ही दिया है जो आपका
ई इनवॉइसिंग है वो चेंज कर दिया है, ई इनवॉइसिंग की डेट बढ़ा के 1 अक्टूबर कर दिया, 30 सितंबर। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चेंज जो हमें क्या क्या ध्यान रखने हैं हमारे ड्यूरिंग द बिगनिंग ऑफ ईयर। एक हमें एलयूटी फाइल करना होता है एक्सपोर्ट के केस में, तो हमें हर साल न्यू एलयूटी फाइल करनी होती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इस साल भी हमें न्यू एलयूटी फाइल, अगर हम एक्सपोर्ट्स कंटिन्यू करते हैं तो हमें एलयूटी फाइल करना पड़ेगा। इसमें मैं आपको एक बात ये ध्यान दिला दूं कि एलयूटी की डेट नहीं बढ़ी है, एलयूटी की डेट वही की। आप एक्सपोर्ट अगर आप एक्सपोर्ट एक्टिविटी अंडरटेक करते हो तो उसमें आपको अपना एलयूटी फाइल करना पड़ेगा अभी। और न्यू सीरीज, इनवॉइस की न्यू सीरीज ये ध्यान रखना है कि हर फाइनेंशियल ईयर में न्यू सीरीज मेंटेन करनी है और वो यूनिक होनी चाहिए आपकी, पुरानी वाली सीरीज से आपका वो मैच नहीं करना चाहिए। तो आपकी न्यू सीरीज आपको मेंटेन करनी है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, टैक्स इनवॉइस, डिलीवरी चालान। एक इंपॉर्टेंट चेंज जो काउंसिल में आया था, उन्होंने क्या करा था कि डेबिट नोट को जो डीलिंक कर दिया था इनवॉइस से। अगर आपका कोई भी आपका इनवॉइस है और आप जब रिटर्न फाइल करते हो तो आपको डेबिट नोट के केस में आपकी ओरिजिनल इनवॉइस डेट दिखानी पड़ती है, और उसको डीलिंक कर दिया है कि अब आपके केस में जो है वो आपका डीलिंक हो गया। क्या बोला था कि अगर आपका डीलिंक हो गया तो आपकी जो डेट ऑफ इशूइंग डेबिट नोट जो 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हुआ करता था, उसको भी हटा के उन्होंने अब उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद फिर नेक्स्ट बात आती है कि आपको क्या क्या करना है, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच करना है, आपका जो भी आउटवर्ड सप्लाईज है वो मैच करनी चाहिए आपकी फाइनेंशियल 19-20 की, वो कंप्लीट। आईटीसी जो आपका 2A और 3B का जो मैचिंग है वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको करना है हर साल का, क्योंकि रिटर्न्स तो आपकी कंपेयर तभी कर पाएंगे आप, अपने कैरी फॉरवर्ड तभी कर पाएंगे। फाइन रिकंसिलिएशन भी आपको करना है अपना कैश और क्रेडिट बैलेंस का, जो आपके पोर्टल पे आ रहा है, जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आ रहा है। 42 और 43 का रिवर्सल अगर आपका एप्लीकेबल होता है वो भी करना है आपको। 37 पे भी क्या आपको ईयर एंड में सारी एक्टिविटीज को करना ही करना है। और उसके अलावा आपका जो आपका 2A की रिकंसिलेशन में 10-20% की जो कंडीशन है वो आपको ध्यान रखनी है अपनी, और वो आपको फुलफिल करनी है आपको, ये आपको ध्यान रखना है अपने उसमें। तो और नेक्स्ट आपका जो है वो आपका नेक्स्ट जो चेंज आया था वो चेंज आया है कि आपका जो मास्टर्स है उनको अपडेट करना पड़ेगा, जो भी जीएसटी में कोई चेंज आया था वो भी करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन हो गया, रेट्स में कोई चेंज आया था वो अपडेट करना पड़ेगा मास्टर्स को। क्रॉस चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बिल्कुल एक सेपरेट टॉपिक है जिसके अंदर उन्होंने बोला है कि अगर हेड ऑफिस में कोई एम्प्लॉइज अगर वो सर्विस दे रहा है अपनी ब्रांचेस को, तो उन जीएसटी एप्लीकेबल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर भी मतलब बहुत डिबेटेबल पॉइंट है, बट इसके ऊपर अभी तक का जो व्यू आया है वो व्यू ये आया है कि अगर कोई हेड ऑफिस में कोई सैलरी दे रहा है और सैलरी देने के बाद अल्टीमेटली जो हेड ऑफिस में जो एम्प्लॉयज है वो काम कर रहे हैं अपने अपने ब्रांचेस के लिए, और ब्रांचेस के लिए जो काम कर रहे हैं तो हेड ऑफिस को एक इन्वॉइसिंग करनी होगी ब्रांचेस पे, और जिसके ऊपर जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। तो सारे एक्सपेंसेस जो हेड ऑफिस में हो रहे हैं वो सारे आपके परटेन करते हैं आपके ब्रांचेस के लिए। तो सारे के सारे आपके वो इन्वॉइसिंग सप्लाई का एक इन्वॉइस हेड ऑफिस से ब्रांच के लिए बनेगा क्रॉस चार्ज के अंदर, जिसके ऊपर जीएसटी भी चार्ज करना पड़ेगा और वो जीएसटी गवर्नमेंट को डिपॉजिट भी करना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी अपकमिंग जो काफी सारे लोग इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो ये भी बहुत ध्यान रखने वाली चीज है, इसको प्लीज ध्यान, एक डायरेक्टर रेम्युनरेशन का, एक दूसरा क्रॉस चार्ज का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अभी आने वाले टाइम में। ये इसके ऊपर बहुत सारे लिटिगेशन आने वाली हैं और सब कुछ इसमें काफी कुछ होने वाला है, ध्यान रखिएगा। रिवर्स चार्ज का आपको देखना है, सेक्शन 9(3) का तो एप्लीकेबिलिटी है नहीं, तो 9(4) की जो एप्लीकेबिलिटी है उसके ऊपर आपके जो भी एडअप हुए हैं, जो जो भी केसेस ऐड हुए हैं वो रिवर्स चार्ज में फॉल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। अगर फॉल कर रहे हैं तो आपको उसमें कंप्लाई भी करना है। ये लिस्ट में जो भी अपडेट्स हैं वो सारे के सारे आप अपनी अपनी बुक्स और अकाउंट में भी अपडेट करने हैं, तो ये ध्यान रखना है। फिर बहुत सारे चेंजेस आए हैं इशू, सब डेबिट नोट हो गया, फिर आपका 6 मंथ्स हो गया, आपका पेमेंट अगर 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपका अगर हो जाता है तो आपका 6 मंथ्स के अंदर पेमेंट हो जाता है तो आपको आईटीसी एलिजिबल है। अगर आपका नहीं होता है तो आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, और जब पेमेंट करोगे तब आप क्लेम कर सकते हो। और उसके अलावा आपका जो जॉब वर्क का भी टाइम पीरियड है, वो जो जॉब वर्क में जो मटेरियल भेजा हुआ है उसका भी कैपिटल गुड्स इनपुट और इनपुट सर्विस में जो भी टाइम पीरियड डिफाइंड है उसके अंदर अंदर आपको वापस लेके आना है। अगर नहीं लेके आओगे तो आपका रिवर्सल करना पड़ेगा आईटीसी का, और बाद में क्लेम कर पाओगे। और बहुत सारे जो रिवर्सल्स हैं वो आपको ध्यान रखने हैं,
सेक्शन 17(5) का रिवर्सल ध्यान रखना है, जिसमें आपके उन्होंने नेगेटिव लिस्ट दे दी है, जिसमें नेगेटिव लिस्ट में कौन कौन से केसेस पे रिवर्सल एप्लीकेबल होता है वो ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन आया है, मिस्टर हरीश कुमार का एक क्वेश्चन आया है, नो कॉन्ट्रैक्ट बट वी वॉन देयर ट्रेवल एक्सपेंस ड्यूरिंग आईपीएल। सर इसके ऊपर बिल्कुल आपको एक ये ध्यान रखना है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है। आपका कॉन्ट्रैक्ट में अगर वो बोलता है कि आपका वो रेम्यूनरेशन का पार्ट है, अगर वो सिर्फ then it will not be considered while calculating the director's remuneration. I think ये director's remuneration की बात कर रहे हो आप लोग आप, और इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आपका रिइंबर्समेंट है तो उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। अगर बट बाय एनी चांस अगर आप और कुछ देते हो तो उसके ऊपर आपका वो रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा उसमें। तो ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद आपको जो एचएसएन कोड्स है वो भी आपको ध्यान रखने हैं कि अगर कोई चेंजेस हुए हैं तो वो आपको अपने डेटा में भी अपडेट करना है वो सारी। तो ये सारे की इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हुए हैं जीएसटी के अंदर। इसमें एक जो इम्पोर्टेंट चेंज जो मुझे लगा, एक तो ड्यूरेट्स का जो चेंजेस आया है, दूसरा ड्यूरेट्स में इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे करनी है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आया है। लेट फीस पेनल्टी की इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे करनी है वो भी एक चेंज इंपॉर्टेंट आया हुआ है। उसके बाद आपका जो डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन है वो इम्पोर्टेंट चेंज है। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो आपका नेक्स्ट है वो आपका क्रॉस चार्ज और न्यू सीरीज और एलयूटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आया हुआ है। आई थिंक जीएसटी में मैक्सिमम चीजें मैंने कवर कर दी हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होगी तो प्लीज लेट मी नो, मैं इसको फिर आगे कवर करूंगा। हिमांशु, कैन यू जस्ट टेक अप द cases for the other things apart from the MCA? Hello, Himanshu, can you hear me? Himanshu, can you hear me? One second. Himanshu, can you hear me? Yes, yes, yes. So can you just take up the things for the this thing for the PF and EHI change Okay, okay, okay. and RBI changes, whatever. So can I so do you have the slides so you can take up the case? Hello. Yeah, we can hear you. You can start. Okay, okay, okay. Just wait. Guys, there are some important changes in EPF and ESI. यहाँ पे भी कुछ डेट एक्सटेंड हुई है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, मैं ब्रीफ में आपको बता देता हूँ। जो ईपीएफ में है, अगर बहुत बड़ा रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ने दिया है। अगर आपके यहाँ लेस देन 100 एम्प्लॉय हैं, तो यहाँ पे वर्ड बोला अप टू द 100 एम्प्लॉय, मतलब लेस देन और इक्वल टू 100 एम्प्लॉय हैं, और जिसमें से 90% जो एम्प्लॉय हैं उनकी सैलरी अप टू द 15,000 है। तो उसमें जो 3 महीने का कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का, वो गवर्नमेंट करेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज है। अगर आपके यहाँ लेस देन 100 एम्प्लॉय हैं और 90% ऑफ द एम्प्लॉयज उनमें से जिनकी सैलरी अप टू द 15,000 है, तो उस केस में जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है ईपीएफ में, वो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। बहुत ही बड़ा रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ने दिया है ये। दूसरा है एक्सटेंशन इन डिपॉजिट इन ईपीएफ। जो डिपॉजिट की डेट है, जो जिसकी डेट 15 मार्च थी उसे बढ़ा के 15 अप्रैल, और जिसकी 15 अप्रैल थी उसे बढ़ा के 15 मई कर दिया है।
The ESI contribution for the months of February 2020 and March 2020 can be filed and paid up to the 15 April 2020 and 15 March 2020 respectively, instead of 15 May 2020, 15 March 2020 and 15 April 2020. फरवरी और मार्च की जो डेट थी उन्हें बढ़ा के 15 अप्रैल और 15 मई कर दिया है रेस्पेक्टिवली। इसके बाद जो डिपॉजिट ऑफ ईएसआई है, कंट्रीब्यूशन मतलब ईएसआई में जो हम डिपॉजिट करते हैं उसकी भी डेट को एक्सटेंड किया है इन्होंने। ईपीएफ कंट्रीब्यूशन फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2020 कैन बी फाइल्ड एंड पेड अप टू द 15 मई। जो हमें 15 अप्रैल तक करनी थी उसकी डेट बढ़ा के इन्होंने 15 ऑफ मई कर दिया। अब बात करते हैं, 1 सेकेंड, आरबीआई में इसके बाद फॉर एम्प्लॉयज, अभी तक जो बात थी वो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे थी। अब एम्प्लॉय जो उसका फंड है उसके बारे में है। मान लीजिए एम्प्लॉय का जो पीएफ का फंड है, एम्प्लॉय हैविंग ईपीएफ बैलेंस कैन विड्रॉ, उस पर रिलैक्सेशन दे दी है कि वो विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉ की कुछ लिमिट्स हैं, इनमें से जो भी कम होगी वो लिमिट्स क्या है, या तो जो जितना उसका ईपीएफ में बैलेंस है उसका 75% या इक्वल टू द 3 मंथ ऑफ सैलरी। सैलरी में क्या लेना है, बेसिक और डीए, उसके बराबर वो कंट्रीब्यूशन विड्रॉ कर सकता है पीएफ से। अपने ईपीएफ बैलेंस में से वो इतना फंड निकाल सकता है ताकि कोई कैश क्रंच ना रहे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चेंजेस थे ईपीएफ और ईएसआई में। और इससे नेक्स्ट कुछ आरबीआई के चेंजेस हैं। वैसे तो आप सभी को पता होंगे कि 3 महीने का मॉरेटोरियम पीरियड दिया है। कुछ आरबीआई के चेंजेस हैं जिसमें एक तो इम्पोर्टेंट चेंज था एक्सपोर्टर्स के लिए, जो उन्हें रियलाइजेशन और रिपेट्रिएट ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स थी जितनी भी 31 जुलाई तक होंगी उनकी, जो मतलब हमें रियलाइजेशन सर्टिफिकेट वगैरह जो फॉरेन करेंसी में रियलाइजेशन होना था उसकी डेट इन्होंने एक्सटेंड करके 15 मंथ की कर दी है। मतलब जब भी एक्सपोर्ट होगा उससे 15 मंथ काउंट करने हैं, उसके अंदर हमारा रियलाइजेशन होना जाना चाहिए। तो जो एक्सपोर्ट की कंडीशन थी वो आरबीआई ने रिलैक्स कर दी है। दूसरा, इन्होंने मॉरेटोरियम पीरियड दिया है 3 मंथ्स का। मतलब अब इसमें कंफ्यूजन ये है कि कुछ बैंक्स ने तो अपनी तरफ से इनिशिएट कर दिया है, लेकिन कुछ बैंक्स में ने किया है कि वो अगर जो पर्सन है मतलब जो उनके कस्टमर है अगर वो अप्लाई करेंगे बेनिफिट के लिए तो ही उन्हें बेनिफिट दिया जाए। कुछ उन बैंक्स ने अपनी तरफ से भी बेनिफिट ट्रांसफर कर दिया है, लेकिन जो आरबीआई का सर्कुलर है वो यही कहता है कि आपको बेनिफिट देना ऑन द चॉइस ऑफ द कस्टमर। मतलब कस्टमर को ये हैंड पे ही छोड़ा है आरबीआई ने भी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस थे ईपीएफ और ईएसआई में। प्रतीक, आर यू ऑडिबल? yeah, I'm audible. Yeah, या yes, you are audible. So so I think you are done. यस, आई Okay. थिंक my presentation completed. Now you can take your, thank you. 1 second. So thank you, Himanshu, for the deliberation on these things. So I will take up the remaining session in. So whatever the changes are there in Companies Act. So although so we have taken up the text changes, जो आपका डायरेक्ट टैक्स में इनडायरेक्ट टैक्स में चेंजेस आए हैं वो हमने चेकअप कर लिए हैं। और अब जो रेस्ट जो रिमेनिंग जो चेंजेस आए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं, वो आप प्लीज उसको अपने पास ध्यान से इसको आप अपना इसको देखिएगा, स्टडी करिएगा इसके ऊपर। कुछ क्लाइंट्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा, कुछ एसएससीज के ऊपर एप्लीकेबल होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट और वेलकम चेंजेस है। इवन मेरे खुद की केस में भी एप्लीकेबल हुआ है ये, और हम लोगों को भी काफी बेनिफिट हुआ है। इसमें क्या चेंज हुआ है, कंपनीज फ्रेश स्टार्ट स्कीम आई हुई है 2020 एंड एलएलपी सेटलमेंट स्कीम आई हुई 2020। इसमें उन्होंने क्या बोला है कि आपकी पुराने कोई भी कंप्लायंसेस थे उसमें
फॉर्म्स थे, रिटर्न्स हो गई आपके, कोई आपके फॉर्म्स से जो मिस हो गए, जो आपने फाइल नहीं करे अभी तक, उसको बेनिफिट देने के लिए उन्होंने बोला है कि आप 30 सितंबर से पहले पहले अपने वो फॉर्म्स फाइल कर देते हैं, तो उसके ऊपर कोई भी आपको पेनल्टी या इंटरेस्ट और पेनल्टी, सॉरी, लेट फीस कोई आपको पे नहीं करनी पड़ेगी। उसके ऊपर सिर्फ आपको जो नॉर्मल फीस होती है वो पे करनी पड़ेगी। तो स्कीम कब से वैलिड हुई है? फर्स्ट ऑफ दिस स्कीम इज वैलिड फ्रॉम 1st of April 2020 till 30th of September 2020 and applicable for companies having any kind of default in filing, including statutory documents with NCA 21 registry or normal fee. No additional fees shall be charged. So you have to take care of all these things, whether any specific forms, any specific returns, anything which you have left out in the past, you can file all these forms up till 30th of September 2020, and you can avail the benefit by not paying any additional fees, which is required as per MCA, as per ROC, as per Companies Act. So uh, so इसमें जो एक्सक्लूजन्स है, मैं इसमें बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ आपको इतना बता देता हूँ इसके अंदर कि जो ये स्कीम का बेनिफिट किसको नहीं मिलेगा, जिसका नाम ऑलरेडी स्ट्राइक ऑफ हो चुका है, या फिर जिसने अपनी एप्लीकेशन फाइल कर रखी है स्ट्राइक ऑफ के लिए, या फिर कंपनीज अमेलगमेट हो गई है, या फिर डोमेंट स्टेटस है कंपनी का, या वैनिशिंग कंपनीज है, या फिर इंक्रीज इन कैपिटल इन फॉर्म के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। SH7, CHG1, CHG4, CHG8 और CHG9, दीज आर चार्ज रिलेटेड फाइलिंग फॉर्म्स। सो ये इन फॉर्म्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, बाकी सारे फॉर्म्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा। इसमें इम्यूनिटी क्या दी गई है? इसमें इम्यूनिटी दी गई है कि आपका पेनल्टी नहीं लगेगी लेट फाइलिंग के ऊपर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके फॉर्म्स कौन कौन से पेंडिंग है, प्लस आपके कौन कौन से नॉन कंप्लायंसेस है पुराने वाले चीजों से, वो आपको ध्यान रखना है इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर कि कंटिन्यू करते हैं जो पुरानी इम्यूनिटीज जो थी उसमें से किसको और भी इसमें पॉइंट्स है कि जिसकी अपील पेंडिंग है, कोई कोर्ट के अंदर कोई अपील पेंडिंग है, तो वो भी इस बेनिफिट को अवेल नहीं कर सकता है। और कोई डिस्प्यूट है और ट्रिब्यूनल या फिर कोर्ट में वो पेंडिंग है, वो भी नहीं क्लेम कर सकते हैं। और आपका ऑर्डर पेनल्टी पास हो चुका है एंड उसके अगेंस्ट में कोई अपील फाइल नहीं करी है, तो उसके अगेंस्ट में भी आप उसमें स्कीम में नहीं आ सकते हो उस केस में। और प्रोसिक्यूशन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द स्कीम, ROC shall take necessary action under the Companies Act against defaulting companies which have not filed documents under the scheme. अगर उसने इस स्कीम के अंदर अगर डॉक्यूमेंट फाइल नहीं करे हैं और वो अभी तक एज ऑफ आफ्टर 30th ऑफ सितंबर के बाद भी डिफॉल्टर है, तो उसके इसमें ROC स्ट्रिक्ट एक्शंस लेगी और उसके जो भी नॉन कंप्लायंट होंगे उनके अगेंस्ट में वो जो भी पेनल्टीज या फिर आपका प्रोसिक्यूशन जो भी होगा वो करेगी उस केस में। फिर बात करते हैं कि फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि वाइल फाइलिंग डॉक्यूमेंट्स इन द CFS स्कीम है ये। CFS स्कीम जो है कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम है। इसमें उन्होंने बोला है कि डिफॉल्टिंग इनएक्टिव कंपनीज कैन आइदर, अगर किसी की ऑलरेडी कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो चुकी है तो स्ट्राइक ऑफ कंपनी तो अप्लाई नहीं कर सकती है, बट अगर उसने रिवाइव करा लिया कंपनी को विद इन द टाइम पीरियड तो उसके बाद वो फाइल कर सकती है और वो इस बेनिफिट को क्लेम कर सकती है। तो इसमें बहुत सारी कंपनीज को बेनिफिट होने वाला है, जिसकी कंपनी है तो स्ट्राइक ऑफ हो गई है, या फिर कंपनी के पुराने कोई पेंडिंग केसेस चल रहे हैं, पुराने कोई फॉर्म्स पेंडिंग है, वो नॉर्मल फीस पे करके इजीली वो अपना आगे इस बेनिफिट को क्लेम कर सकता है इसमें। तो आपको करना पड़ेगा अभी तक कि आपके कौन कौन से आपके पेंडिंग पेंडिंग फॉर्म्स थे, और साथ में आपके कौन कौन से आपके पेंडिंग फॉर्म्स थे, और कौन कौन से केसेस में आपका कौन कौन सी कंपनीज में आपने कोई फॉर्म फाइल नहीं करे, उस केस में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। एक दो क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैं एक दो क्वेश्चंस ले लेता हूँ। किशोर जी, आई नो कि काफी सारे लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं इसमें डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन स्कीम के अंदर, बट एज पर गाइडलाइंस और अभी जो अपडेट आया है उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा।
आप नहीं करोगे तो उस केस में आपको फिर प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ सकती है इसके बाद। तो प्लीज इसको आप ध्यान रखिए और इसको कंप्लाई करिए इसको अब आने वाले टाइम में। बट ऑल्दो अभी तक कोई भी कंपनी, बहुत कम कंपनीज कंप्लाई कर रही है, बट आपको कंप्लाई करना चाहिए इसको। तो दिस इज माय व्यू ऑन दिस। तो इसमें और कोई, हरीश जी का भी क्वेश्चन था कि नहीं लगेगा। सर ट्रैवल एक्सपेंस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है। कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके अलावा आपका और ब्रांचेस टू इनवॉइसिंग टू ब्रांच जो है वो आपका कब से एप्लीकेबल है। किशोर जी, ये जो आपका इनवॉइसिंग टू ब्रांच क्रॉस चार्ज जो एप्लीकेबल है, ये सिंस बिगनिंग ये एप्लीकेबल है। ऑल्दो हम लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं इसको, बट ये स्टार्टिंग से ही एप्लीकेबल है। आपको ये भी कंप्लाई करना चाहिए और कंप्लाई करना ही पड़ेगा आपका, एज पर लीगल रिक्वायरमेंट है ये। तो प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। तो कम आपको इम्पोर्टेंट जो है इसमें जीएसटी के अंदर जो ध्यान रखना है, आपको डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन क्रॉस चार्ज और जो भी आपकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है एज पर 1 अप्रैल से, वो आपको ध्यान रखना है। और कंपनीज के अंदर जो चेंजेस आए हैं, कंपनीज के अंदर जो बेनिफिट पास ऑन करे हैं उन्होंने फाइलिंग को लेके, वो आपको ध्यान रखना है कि फाइलिंग में अगर आपकी कोई पुरानी फाइलिंग पेंडिंग है या फिर कोई आपका फॉर्म पेंडिंग है फाइल करना है, तो आपको वो ध्यान रखना है और आपको अपना वो क्लेम करना है। सो आई थिंक वी आर डन विद द schedule and with done with the pointers of ours. So we have taken all the points, and so I think uh, we have done everything in terms of taxation, in terms of companies, in terms of relevant changes which are there in the due course of time. हम आगे भी अपनी वीडियोस लेकर आएंगे जिसके अंदर हम सारे लोग मेरी और मेरी टीम, हिमांशु इंक्लूडिंग एंड एवरीवन, माय कलीग हिमांशु. So I would like to thank Himanshu for your deliberation on income tax as well as the RBI issues, and I have taken up the GST and the company's changes. So we have audience of at least as of now, right now, we have around 75 attendees as of now, and in the beginning we have around 95 attendees in the beginnings, but someone has left in the middle of the thing. So uh, so thank you everyone for your patience listening, and also thanks Himanshu for your time and valuable consideration. And also uh, so if anyone have any queries, so they can write down to our questions chat box, and also can write down the email ID of ours. So you can write down the email ID of ours. So we are pratik_gupta@ici.org, Rajiv Gupta & Company, or mygst@gmail.com, or chgoel@gmail.com. So these are the 4 email IDs of ours. You can write down the email ID. We can quickly respond to your queries. And this is about us. We are a group of firms who's taking care of all the professional activities, and also catering some clients as well as. So thank you so much for your patience listening. Thank you, Himanshu. So are you there on the screen? Thank you everyone. So thank you everyone for joining us. Thank you so much. नेक्स्ट वीडियो के बारे में आपको बिल्कुल बताऊंगा, जल्दी बताऊंगा मैं आपको। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच। ओके बाय। नेक्स्ट, हेलो प्रतीक, मैं ये Yeah. नेक्स्ट वीडियो हमारे 2 इश्यू पे हो सकती है। एक तो विवाद से विश्वास स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा एमसीए कंप्लाइंस जो हमारा MCA compliance फ्रेश स्टार्ट के ऊपर, जो एलएलपी के ऊपर और कंपनीज के ऊपर आई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। GST अगर रेवोल्यूशन को भी थोड़ा ब्रीफ कर सकते हैं, एंड सेकेंडली क्रॉस चार्ज को भी ब्रीफ कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें बहुत सारे प्रोफेशनल्स उनको प्रॉब्लम बहुत आ रही है इसमें। तो इसमें थोड़ा सा हम स्टार्ट करेंगे, इसके बारे में हम बहुत जल्दी बताएंगे आप लोगों को। प्लीज कनेक्ट अस ऑन आवर यूट्यूब चैनल ऑल्सो। वी आर गोइंग टू अपडेट दिस वीडियो ऑन द यूट्यूब चैनल। वी विल ड्रॉप अ ईमेल टू योर ईमेल आईडीज। यूट्यूब चैनल का जो हमारा लिंक होगा वो आपको भेज देंगे, और फिर आगे आप उससे कनेक्ट करके आगे बात करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग एंड फॉर योर टाइम। सो all so we are done right now. Thank you. थैंक यू।